हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो? आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी विद्यालय मनोविज्ञान, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे दोस्तों। और साथ में आपको जो न्यू ईयर है उसके लिए भी बेस्ट विशेज़। अच्छा करो, ठीक है, और खुश रहो, ठीक है। देखो, दिसंबर 2025 में दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हो सकता है वो अपन देखने वाले हैं। पेपर का नेचर आपको दोस्त पता ही है, 2 घंटे का पेपर है और 50 मार्क्स का ये पेपर आता है, जिसमें से आपको 18 नंबर चाहिए आउट ऑफ 50, ठीक है, पास होने के लिए। तो देखो, मैंने PYQ एनालिसिस की, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उनको देखा है, पढ़ा है, कैसे सवाल आते हैं, और आपकी बुक भी पढ़ी है। तो मैंने कुछ सवाल आपके लिए बनाए हैं, ज़रूर से हेल्प करेगा। तो ट्रस्ट रखना दोस्तों, और इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आउटकम्स आएंगे, है ना, फ्रूटफुल आउटकम्स आएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो। और दोस्तों, इसका जो कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये हिंदी में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, राइट। तो दोस्तों, ईयरफोन लगा के सुनना है वीडियो और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना। पहला सवाल है दोस्तों, विद्यालय मनोविज्ञान को परिभाषित करें, भारत में इसकी आवश्यकता एवं प्रासंगिकता को बताइए। दोस्तों, पहला ही सवाल है वो पहले ही चैप्टर में से आएगा, यानी कि जो स्कूल साइकोलॉजी है उसका डेफिनेशन आपको बताना है। और भारत में इसकी आवश्यकता, यानी कि इंडिया में इसका नीड क्यों है, स्कूल साइकोलॉजी का नीड क्यों है, और इसका रेलेवेंस, यानी कि आज के टाइम पे इसकी जो इम्पोर्टेंस है क्यों बढ़ती जा रही है स्कूल साइकोलॉजी का। सबसे पहले तो दोस्तों हम पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। विद्यालय मनोविज्ञान का वह विधा, यानी कि ऐसा डिसिप्लिन है, जैसे कि आपका हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, वो भी एक अलग डिसिप्लिन है, जो शैक्षिक, विकासात्मक तथा नैदानिक मनोविज्ञान, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के सिद्धांतों का उपयोग करके छात्रों की शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक और व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यानी कि दोस्तों, स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एकेडमिक ईयर्स के दौरान, जैसे कि उनको टेंशन, डिप्रेशन होने लगता है। कई बार स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का हेल्प चाहिए होता है, और भी दोस्तों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, धीरे धीरे आप समझोगे। तो इन सब का स्टडी किया जाता है इसके अंदर, इस डिसिप्लिन के अंदर। यह छात्रों को शिक्षकों और परिवारों के साथ मिलकर एक सकारात्मक और प्रभावी सीखने का माहौल बनाती है, जिससे छात्र अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। यानी कि दोस्तों, हर एक बच्चा है वो कैपेबल है अपने आप में, बस उसको निखारने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि अगर कोई उसकी अच्छी काउंसलिंग करवा दे बच्चे की, कोई भी है, जैसे कि आप कॉलेज के अंदर हो, तो दोस्तों कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप वीक फील करते हो या अपनी लाइफ में ही कुछ इश्यूज़ को लेकर परेशान हो, तो दोस्तों स्कूल साइकोलॉजी है उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक समाधान हमें बताता है। भारत में इसका क्यों आवश्यकता है वो पढ़ते हैं। स्कूल साइकोलॉजी का छात्रों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव होता है, तो जैसे कि शर्मा जी के बेटे के आगे 99%, तो आपके जो घर वाले वो भी बोलते हैं बेटा देख लो अब, ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, जिससे तनाव और चिंता बनी रहती है। विद्यालय मनोविज्ञान इस बात को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यानी कि अवसाद और चिंता। देखो, वैसे तो ये इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट आया यार कि हिंदी में भी आप हमें बताओ, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही चीज़ें। तो दोस्तों अपन देसी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे। भाई, व्यवहार संबंधी समस्याएं बढ़ रही है आज के टाइम पे, जिन्हें विद्यालय मनोविज्ञान पहचानते हैं और उसका उपचार करते हैं। सीखने की असक्षमता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या अन्य चुनौतियों वाले बच्चों की पहचान। अब जैसे कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन के अंदर मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व नहीं कर पाते, रीजनिंग है वो सोल्व नहीं कर पाते, कुछ पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो इसको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। और उन्हें व्यक्तिगत सहायता, ठीक है, इंडिविजुअल तरीके से उनके लिए अलग एजुकेशनल प्रोग्राम बनाए जाए, IEP जिसे कहते हैं। छात्रों को महत्वपूर्ण सोच, निर्णय लेने, तनाव प्रबंधन और सामाजिक कौशल सिखाने के लिए, सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स, यानी कि सोसाइटी में अलग अलग मेंबर के साथ में कैसे कम्युनिकेट करना है, वो स्कूल साइकोलॉजी सिखाती है। शिक्षकों और माता पिता को और बच्चों की ज़रूरतों और चुनौतियों को समझने में मदद करता है। आगे देखो इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है स्कूल साइकोलॉजी। यह केवल अकादमिक सफलता पे ही नहीं, बल्कि छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास पर भी केंद्रित होता है। यानी कि स्कूल साइकोलॉजी आपको दोस्तों एकेडमिक सक्सेस में तो हेल्प करेगा, साथ में आपकी जो सोशल लाइफ है उसको भी बेटर बनाएगा। आपका जो इमोशनल है
इमोशंस हैं उनको बेटर बनाएगा, और आपका जो मोरल है, एथिक्स है, ठीक है, आपके कुछ वैल्यूज़ हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो एक संतुलित नागरिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्कूलों में बुलिंग मतलब चिढ़ाना, ठीक है, इरिटेट करना, हिंसा और अन्य समस्याओं को रोकने और एक सुरक्षित माहौल बनाने में मदद करता है। यह पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को बच्चों की समझ और क्षमता के अनुसार बनाने में मदद करता है। यानी कि करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है स्कूल साइकोलॉजी की सहायता से कि बच्चों को टेंशन, डिप्रेशन ना हो। यह छात्रों की समस्याओं का शुरुआती चरण में पता लगाकर उनका समाधान करते हैं, जिससे वे बड़ी मुश्किलों में नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने 2020 में एक पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। जैसे इसमें भी भारत सरकार ने ना एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो और एक उसका वेलफेयर हो कुल मिला करके। तो दोस्तों, भारत सरकार ने भी स्कूल साइकोलॉजी का हेल्प लिया है ताकि बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो किया जा सके, समग्र विकास किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा समझ में? थोड़ा सा टाइम बिताओ और थोड़ा सा साथ मिल कर के पढ़ो। आप ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कुछ टाइम बाद में आ जाएंगे, और इसी वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो काम बन जाएगा। आप इस गेम में विन विन की सिचुएशन में होंगे, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर दोस्तों आपका पेन चलता ही रहेगा, इतना सारा कंटेंट है भाई। टोटल 15 सवाल है। वैसे तो आपके क्वेश्चन पेपर में 8 ही आते हैं, 8 में से आपको 5 ही करने हैं। 50 नंबर का पेपर है तो 10-10 नंबर के आते हैं सवाल। ये सब 10 नंबर के पढ़ा रहा हूँ, और कुछ सवाल 5-5 नंबर के भी आते हैं ना, वो भी देखेंगे। तो जीवन पर्यंत विकास यानी कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को परिभाषित करें और इसके सिद्धांतों पे चर्चा करें। देखो, नाम से समझ में आ रहा है जीवन पर्यंत विकास यानी कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो कैसा विकास? देखो यहाँ पे इमेज से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि इमेज की जो मेमोरी होती है ना, उससे काफ़ी दिनों तक हम याद कर सकते हैं। तो जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में होने वाले जैविक, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव और मनोसामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन, जो कि एक आजीवन यानी कि पूरे जीवन भर बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल और बहुदिशात्मक यानी कि मल्टी डायरेक्शनल और लचीली प्रक्रिया है, यानी कि फ्लेक्सिबल प्रक्रिया है सीखने की, जो आनुवंशिक, पर्यावरण और जीवन के अनुभवों से प्रभावित होती है। तो दोस्तों, पूरे जीवन भर चलने वाला एक ऐसा विकास जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। और इस सीखने का जो प्रोसेस होता है, इसको कौन प्रभावित कर सकता है? अनुवंशिक यानी कि दोस्तों, जैसे कि कोई दिमाग का हिस्सा है ना, आपका डेवलप नहीं है तो दोस्तों आप मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे, आप रीजनिंग नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं। आपके परिवार का इतिहास ऐसा रहा हो जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। आगे चलते हैं। जीवन पर्यंत विकास के प्रमुख सिद्धांत देखो, विकास आजीवन यानी कि पूरे जीवन भर होता है। परिवर्तन और विकास जीवन के सभी चरणों में होते हैं, बचपन के बाद भी, वयस्कता और बुढ़ापे के अंदर भी, है ना। इंसान सीखता रहता है। विकास बहुआयामी की मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक का मतलब कॉग्निटिव, जिसमें सोच और स्मृति यानी कि आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी, ये सब शामिल होते हैं। और मनोसामाजिक भावनाएं, जैसे कि भावनाएं, रिश्ते, जैसे कई आयामों में एक साथ परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा मल्टी डायरेक्शनल होता है। कुछ क्षेत्रों में विकास हो सकता है जैसे ज्ञान, जबकि अन्य क्षेत्रों में गिरावट हो सकती है जैसे कि शारीरिक शक्ति। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कोई पढ़ने वाला बच्चा आपको ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो रहता है, लेकिन वो फिज़िकली वो फिट नहीं होता है। तो फिर वो फिज़िकली भी कुछ सीखने की कोशिश करता है, क्या डाइट में लूँ, मैं कैसे एक्सरसाइज करूँ। तो विकास है वो अलग अलग तरीके से भी होता है। कुछ लोग ब्रेन का भी करते हैं, कुछ लोग अपने शरीर पर भी ध्यान रखते हैं। विकास लचीला होता है। कई व्यक्ति में परिस्थितियों के अनुसार बदलने और अनुकूलन करने की क्षमता होने की अडॉप्ट कर लेते हैं, माहौल के अनुसार ढल जाते हैं। कोई भी परिणाम पूर्व निर्धारित नहीं होता, यानी कि आप अच्छे से अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छा नंबर आने वाला है आपका, ठीक है, जो कि आने वाला आपका। विकास प्रासंगिक होता है, यानी कि जो आपने जो भी कुछ सीखा है डेवलपमेंट में, तो ये समाज के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से प्रभावित होता है। हम अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ बातचीत करके इसे विकसित करते हैं। विकास बहुविषयक होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। हम जब अपना खुद का विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो इसके अंदर हम मनोविज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और एजुकेशन, इन क्षेत्रों से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो ये है जीवन पर्यंत विकास। इसके बारे में लिख देना भाई, 10 नंबर का ये सवाल आने वाला है, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता भाई, लेकिन हर एक सवाल ज़रूरी है। अब क्या पता कौन सा पेपर में सवाल पड़ जाए दोस्तों, है ना। आपको हर एक सवाल को इंपॉर्टेंस देना भाई। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के विकास के प्रमुख मनोसामाजिक सिद्धांत बताओ। भाई ये बहुत बड़ा आंसर है इस वीडियो का,
क्योंकि दोस्तों इसके अंदर पहला तो है संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण, यानी कि दृष्टिकोण यानी कि पर्सपेक्टिव, है ना, पर्सपेक्टिव या नज़रिया। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच ये पहला है ना। ये देखो क्या है, बच्चों के विकास के प्रमुख मनोसामाजिक साइको सोशल थ्योरीज होती हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। पहला कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण, है ना। इसके अंदर भी दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो ये अलग से भी भाई बड़ा सवाल आ सकता है, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण में लिखना आपको, संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण, इस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, तो ऐसा भी आ सकता है भाई, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत भी, ये भी अलग से 10 नंबर का बड़ा सवाल आया हुआ है। और एक और भाई ये पारिस्थितिक प्रणालियों के सिद्धांत, ये भी अलग 10 नंबर में आया हुआ है। तो मैंने तीनों एक साथ लिख दिया क्योंकि पेपर मैंने तो बनाए नहीं, अपन तो गैस कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों तीनों में से आपको कोई भी एक है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो बच्चों के विकास के प्रमुख मनोसामाजिक सिद्धांत में पहला पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण। तो यह समझाता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, याद रखते हैं, समस्याओं को कैसे वो सोल्व करते हैं, जिसमें समय के साथ उनकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। इसमें जीन पियाजे, दोस्तों ये एक स्कॉलर का नाम है जीन पियाजे, जिन्होंने तर्क और अमूर्त सोच, और एक और स्कॉलर जिनका नाम था लेव वायोगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंट्रैक्शन जैसी चीज़ें बताई हैं भाई। जीन पियाजे और लेव वायोगोत्स्की, ये 5 नंबर में भी आया था एक बार, लेव वायोगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण, ठीक है। तो भाई इस संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अंदर जीन पियाजे पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो इन्होंने क्या बताया था, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, यानी कि एक स्टेज के बाद में दूसरी स्टेज, ऐसा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो सीखता रहता है बच्चा। तो जैविक परिपक्वता यानी कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से होता है ना, वो मतलब अपने घर परिवार से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, और अपने पीयर यानी कि जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है उससे भी सीखता है। पहला संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। अब देखो तभी तो इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है। अब संवेदी गामक क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, स्पर्श और गति से सीखना। जैसे इसमें बच्चा है, धीरे धीरे जब छोटा होता है चलना सीखता है। अब किसी को उसने हाथ लगा दिया, जैसे क्रिकेट की बॉल है, वो जान गया कि भाई ये तो बाउंस करती है, उछलती है, गोल गोल होती है, ठीक है। और जैसे ही मान लो हीटर है, तो हीटर के ऊपर हाथ नहीं रखना, जल जाऊंगा मैं। तो ये संवेदी गामक तरीके से वो सीखता है। और इसके बाद में होता है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, इसमें प्रतीकात्मक सोच पर स्वयं केंद्रित होता है। यानी कि उसने मान लो चांद को देखा, मून को देखा, तो मून को एक सिंबल की तरह वो देखेगा कि भाई हाँ मून है, मैं इसको टच नहीं कर सकता, इस तरह से। फिर ठोस संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल, इसमें वो वस्तुओं को जोड़ना सीखता है, घटाना सीखता है, और उनको ऑर्डर वाइज मतलब वो रखना सीखता है। जैसे कि उसके पास में बहुत सारे खिलौने हैं, है ना, तो कुछ ऐसे खिलौने हैं जिनको वो जोड़ता रहता है, उनको ऑर्डर में जचाता रहता है। 6 से 12 साल के बीच में कंक्रीट ऑपरेशनल ये स्टेज होता है एक, जीन पियाजे ने बताया था। यानी कि संख्याओं को भी जोड़ सकता है, वस्तुओं को भी जोड़ सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें अमूर्त सोच परिकल्पना आधारित तर्क। यानी कि दोस्तों जब बच्चा 10 साल के बाद में एंटर करता है अपनी लाइफ में, तो दोस्तों वो कुछ इमेजिनेशन करने लग जाता है कि मैं उसको दोस्त बना लूं कि नहीं बनाऊं, आज खेलने जाऊं कि नहीं खेलने जाऊं, आज क्या खाना है, किसके टिफ़िन में क्या चुराना है। तो इस तरह से वो परिकल्पनाएं करने लग जाता है, वो अपने ही इमेजिनेशन, अपनी दुनिया में खोया रहता है। ये लिख देना जब आए संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण में। तो ये जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे समझता है। लेव वाइगोत्स्की ये स्कॉलर थे दोस्तों, इन्होंने क्या बताया था कि सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों जिस तरह से जो बच्चा होता है अपने पेरेंट के साथ में बात करता है, अपने दोस्तों के साथ बात करता है, समाज के अंदर रहकर वो इंटरेक्शन करता है, इसको कहता है सामाजिक अंतःक्रिया। और संस्कृति संज्ञानात्मक विकास के लिए, अब संस्कृति क्या है, जैसे कि क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बात करनी है, तो अपने कल्चर से सीखता है। तो संस्कृति और जो समाज है इसका, ठीक है, समाज के अंदर इंटरेक्शन करके और संस्कृति की हेल्प से उसका बच्चे का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये लेव वाइगोत्स्की ने बताया था। क्या इनका प्रमुख सोच क्या थी इस मतलब इन विद्वान की, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो मशीन को सुधारा है, उसका एक मान लो पर्टिकुलर कोई रिमोट की गाड़ी थी, वो टूट गई दीवार से टकरा करके, फिर खुद ही सुधारा मोटर वोटर। दोस्तों 2 तरीके हैं,
उसके खिलौने को ठीक करने के। एक तो या तो वो खुद ठीक कर ले या उसके माता पिता हैं वो आकर के ठीक करवा दे। तो दोस्तों जो बच्चा अकेला खुद कर सकता है, ठीक है, एक तरफ तो वो, और माँ बाप जो उसके मोटर को, उसके गाड़ी को, खिलौने को ठीक कर देंगे, एक तरफ वो। तो दोनों के बीच में जो अंतर होता ना, उसी को कहते हैं अपन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसकी सहायता से भी वो काफ़ी कुछ सीखता हो। वो सीखता है कि यार मेरे पापा ने मेरी गाड़ी वापस से ठीक कर दी, मैं तो इसको ठीक नहीं कर पाया, मुझे आगे ऐसे इसको ठीक करना था। तो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि एक बच्चा है वो ZPED की सहायता भी सीखता है, की हेल्प से सीखता है। भाषा विकास का सिद्धांत, एक सिद्धांत खत्म हो गया, क्या नाम था इसका, संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अंदर, है ना। और इसके अंदर जीन पियाजे पढ़ा हमने और लेव वाइगोत्स्की पढ़ा था। और पूरा सवाल क्या था, बच्चों के विकास के प्रमुख मनोसामाजिक सिद्धांत बताओ। इसमें 3 सिद्धांत आपको बता रहा हूँ। संज्ञानात्मक हो गया, आगे चलते भाषा विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे कैसे ध्वनियाँ, शब्दों और वाक्य को सीखते हैं, और जो बड़बड़ाने से लेकर जटिल बातचीत तक सफ़र हो सकता है। यानी कि दोस्तों जब बच्चा कैसे लैंग्वेज सीखता है, माँ बोलता है, फिर पापा बोलता है, दादा बोलता है, अंकल बोलता है, ठीक है, तो कैसे वो साउंड को कैच करता है, कैसे वो शब्द बनाता है, कैसे वो सेंटेंस बनाता है, भाषा विकास सिद्धांत हमें बताता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच है, इसके अंदर जीन पियाजे का याद रखना और लेव वाइगोत्स्की का याद रखना है। ऐसे ही भाषा विकास सिद्धांत या लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर एक तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी याद रखने, जो कि स्कॉलर स्किनर ने बताया था। व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है, ये विद्वान स्किनर ने बताया था भाई। तो ये बच्चे हैं वो भाषा का अनुकरण, यानी कि दोस्तों जैसे कि पापा कुछ बोल रहे हैं तो पापा की आवाज़ की या सेंटेंस की नकल वो उतारने लगते हैं, और सही वाक्यों या शब्दों के लिए बड़ों से प्रशंसा या वांछित परिणाम मिलने पर उसे सीखते हैं। तो जैसे कि पापा ने कुछ कहा कि आओ चले आपके डॉगी को लेके चलते हैं बाहर घूमने, तो बच्चा ही बोलता है हाँ चलो डॉगी, चलते हैं बाहर पापा के साथ में। तो ऐसे वो लैंग्वेज का फॉलो करता है, और उसके जो पापा है उसकी तारीफ़ करते हैं, अरे क्या बात है बच्चे, तुमने बहुत अच्छे से बोला। जैसे कि उदाहरण, बच्चा पानी बोलता है, माता पिता उसे पानी देते हैं, शाबाशी देते हैं, जिससे बच्चा उस शब्द को दोहराना सीखता है, कि बच्चा समझ जाता है कि ये जो लिक्विड मुझे दिख रहा है ग्लास के अंदर जो भी, ये पानी है, ठीक है। जन्मजात सिद्धांत, नेटिविस्ट थ्योरी जो कि विद्वान चॉम्स्की के द्वारा दी गई थी। जन्मजात सिद्धांत, हर बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता यानी कि लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस LAD होती है। हर बच्चा है वो भाषा सीख सकता है, जो व्याकरण के नियमों को समझने और उत्पन्न करने में मदद करती है। जैसे कि बच्चे भाषा के पैटर्न को तेज़ी से पकड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रेन का जो डेवलपमेंट है ना, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कहा जाता है कि बचपन के अंदर हमारा दिमाग बहुत तेज़ी के साथ बदलता है, लेकिन जब हम 20 साल से ऊपर होने लगते हैं तब हमारा दिमाग है ना रिजिड हो जाता है, हम नई चीज़ें सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है। बच्चा देखो बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, तो बच्चे जैसा दिमाग ही रखना चाहिए अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो कि वो पैटर्न को तेज़ी से पकड़ते हैं। तो जन्मजात सिद्धांत में ये सब आप लिख सकते हो। फिर है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, ये पियाजे ने बताई थी। देखो ये पियाजे के द्वारा बताई गई थी, ये इसमें भी है भाई, ये भाषा विकास सिद्धांत में पियाजे का नाम आएगा, जिक्र आएगा। तो पियाजे के अनुसार भाषा विकास बच्चे के मानसिक विकास का हिस्सा होते हैं। बच्चे पहले मानसिक संरचना स्कीमा बनाते हैं, फिर भाषा के माध्यम से उन्हें व्यक्त करते हैं। स्कीमा पता है क्या होती है? जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, मतलब आप ये समझो कि 10-12 महीने का है, तो उसके सामने आपने क्रिकेट की बॉल रख दी, ठीक है, वो उसको छुएगा, वो उसको दीवार के मार भी सकता है, तो वो सोचेगा भाई ये बॉल है, ये इसका एक तो शेप ये सर्कुलर है यानी कि गोलाकार है, गोल है, और ये बाउंस भी करती है, जब मैं पटकता हूँ ना ये ऊपर की ओर उछलती है। तो दोस्तों इसको कहते हैं स्कीमा, और स्कीमा से ही दोस्तों वो शब्द वर्ड बनाता है एक बच्चा। उदाहरण देखो, बच्चा गोला बनाना सीखता है, फिर गोला शब्द का प्रयोग सीखता है, और बच्चा भाषा संज्ञानात्मक समझ के बाद में आती है, यानी कि पहले बच्चा क्या करता है, स्कीमा बनाता है ना। स्कीमा बनाता है यानी कि वो स्कीमा से वर्ड बना लेता है। स्कीमा समझ गए ना, जैसे कि क्रिकेट की बॉल है, वो जानता है कि क्रिकेट की बॉल गोल होगी और वो बाउंस भी करेगी, उछलेगी, अगर मैं ज़मीन पे इसको पटक के मारूंगा। तो स्कीमा के बाद वो वर्ड सीखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाषा संज्ञानात्मक समझ के बाद में आती है। आगे चलते हैं, पारिस्थितिक प्रणाली का सिद्धांत, भाई अलग से भी पूछा गया है। ये इकोलॉजिकल जो थ्योरी है दोस्तों वो हमें पढ़नी है। यह सिद्धांत उरी ब्रेनर के द्वारा विकसित किया गया था। ये बताता है कि व्यक्ति का विकास और व्यवहार उसके आसपास की कई पर्यावरणीय प्रणालियाँ जैसे कि परिवार, स्कूल, समुदाय, संस्कृति और समय के जटिल अंतर संबंधों से प्रभावित होते हैं। यानी कि दोस्तों
आप जो भी कुछ सीखते हो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फ़िलहाल किसका है? जैसे कि आपकी उम्र 20 और 25 साल के बीच में है, तो आपके जो दोस्त हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा सिखाते हैं माँ बाप के बजाय, तो है ना। और जब आप बच्चे थे तो माँ बाप के ज़्यादा बहुत ज़्यादा करीब थे, माँ बाप बहुत कुछ सिखाते थे। तो आप एटमॉस्फियर से, आप बाहर के एनवायरनमेंट से कितना सीख रहे हैं, जैसे कि परिवार से, स्कूल से, कम्युनिटी से, जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, आपके कल्चर से, है ना। और टाइम बीतते हुए टाइम, पास्ट में भी तो, पास्ट से भी तो कुछ सीखे हो ना। तो नया साल आया भाई, तो ये कहलाता है ब्रेनर का परिस्थिति प्रणाली का सिद्धांत। इसके में 5 मुख्य प्रणाली होती है। माइक्रो सिस्टम, इसमें व्यक्ति का सबसे करीबी वातावरण, जैसे कि परिवार, दोस्त, स्कूल, पड़ोस और उसका सहकर्मी यानी कि कलीग, ठीक है। जैसे प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं ना, तो बगल के अंदर जो बैठा हुआ वो सहकर्मी कहलाता है। तो दोस्तों, ब्रोफेन बेनर ने कहा था कि माइक्रो सिस्टम आपको बहुत कुछ सिखाता है। आगे चलते हैं, मैसो सिस्टम क्या होता है? विभिन्न माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध, जैसे कि माता पिता और शिक्षक के बीच में संबंध। तो हमारे जो पेरेंट हैं वो भी तो टीचर के कांटेक्ट में रहता है कि हमारा जो बच्चा वो क्या सीख रहा है, कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है। और फिर होता है एक तीसरा, एक्सो सिस्टम। व्यक्ति जिन प्रणालियों का सीधा हिस्सा नहीं होता लेकिन जो उसे प्रभावित करते, जैसे कि माता पिता का कार्यस्थल या सामुदायिक सेवाएं। तो जैसे कि मम्मी है वो काम करती है, डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल में, तो बच्चा है वो मम्मी के पीछे पीछे चला गया और वहाँ से भी सीखता है। मम्मी के पास पेशेंट आ रहे हैं, मम्मी यही दवाई लिख रही है उनको, ऐसे उनका ट्रीटमेंट कर रही है। तो व्यक्ति प्रभावित होता है, सीखता है कि मम्मी है कुछ पेशेंट्स को देख रही है, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रही है। आगे मैक्रो सिस्टम क्या होता है? व्यापक सांस्कृतिक मूल्य, कानून, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ और नीतियाँ होती है इसके अंदर। यानी कि आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ है, आप जिस कंट्री के अंदर रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट लॉज बनाती है, और आपके जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं और जो सरकार पॉलिसीज़ बनाती रहती है, इससे भी आप सीखते हैं। जैसे कि सरकार ने मान लो एक कानून बनाया, रात के 7 बजे के बाद में कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि कोरोना के अंदर हुआ था, तो व्यक्ति ने क्या सोचा, बाहर निकलूंगा तो कोरोना हो सकता है मेरे। तो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियाँ हैं, उनके माध्यम से भी सीखता है। मैक्रो सिस्टम में लिख सकते हैं। क्रोनो सिस्टम क्या होता है दोस्तों? समय के साथ होने वाले परिवर्तन और व्यक्तिगत घटनाओं को प्रभाव, जैसे कि टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं, या परिवार में ही दोस्तों के मान लो कोई करीबी है वो गुजर गया, फिर कुछ अच्छा हो गया परिवार के अंदर, तो ये क्रोनो सिस्टम के अंदर आप लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, परिवार के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे कि जो बच्चा है वो सीखता है। ये ब्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिक प्रणाली का सिद्धांत था, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ ब्रोफेन बेनर, ठीक है। 5 इसके अंदर सिस्टम होते हैं। माइक्रो सिस्टम, जिसमें दोस्त, स्कूल, पड़ोस, ये सब आता है। मैसो सिस्टम में माता पिता और शिक्षक के बीच रिलेशंस। और एक्सो सिस्टम में दोस्तों जैसे कि माता पिता का जो कार्यस्थल, वर्क प्लेस है वो कैसा है, वहाँ से सीखता है। मैक्रो सिस्टम में ये आपका कल्चरल वैल्यूज़, लॉज और सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस आती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं। क्रोनो सिस्टम में दोस्तों टेक्नोलॉजी में और परिवार के अंदर कोई घटना आती है। अनुप्रयोग देखो भाई, ये जो पारिस्थितिक प्रणाली का सिद्धांत है ना, इसी का एप्लीकेशन क्या है दोस्तों? इसका प्रयोग क्या है? शिक्षा। शिक्षकों को छात्रों के घर के वातावरण और सामाजिक आर्थिक कारकों को समझना चाहिए ताकि वे बेहतर सहायता कर सकें। इसके अलावा यह मॉडल सामाजिक कार्यकर्ताओं को व्यक्तियों की समस्याओं केवल व्यक्तिगत स्तर पर न देकर उनके पूरे पर्यावरणीय संदर्भ में समझने की कोशिश करना चाहिए। यानी कि दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक जो बच्चा होता है, एक इंसान होता है, अपने इन्वायरमेंट से काफ़ी कुछ सीखता है। तो कोई गलती अगर हो भी जाती है, जैसे कि किसी ने झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, तो ऐसा थोड़ी है उसने अंदर से चोरी सीख ली। हो सकता है उसके कुछ दोस्त नालायक होंगे जो उसको बुरी आदतें सिखा रहे होंगे। आगे है, यह मॉडल बताता है कि कैसे पर्यावरणीय गुणवत्ता और सामाजिक नीतियाँ सीधे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिससे स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रमों को दिशा मिलती है। आगे चलते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, बौद्धिक दिव्यांगता के स्तरों को व्याख्या करें। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, आ चुका है दोस्तों, और क्या पता आ जाए तो मौज हो जाएगी भाई। बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है और इसके जो लेवल है वो भी बताना है। तो यह एक आजीवन स्थिति है जो औसत से कम बुद्धि और दैनिक जीवन के आवश्यक कार्यों को करने में कठिनाई से पहचानी जाती है। अब जैसे कि दोस्तों मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा, या फिर उसको मैथमेटिक्स कम आती है, धीरे धीरे वो काम करता है, धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीखता है, तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो यह एक आजीवन स्थिति है जो औसत से कम बुद्धि, यानी कि उसके पास आईक्यू कम होती है। आईक्यू क्या होती है भाई? इंटेलिजेंस क्वोशेंट,
यानी कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आप कितने होशियार हैं, वो एक मापने का तरीका भाई आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। और दैनिक जीवन के जो जितने भी ज़रूरी काम है दोस्तों, अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाए, जैसे कि मम्मी ने बोल दिया कि पंखा सुधार के दे, पंखा सुधारना आता नहीं, तो इसका मतलब है दोस्तों आप मशीनों को या मैकेनिकल जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाते, आपका आईक्यू कम है उसमें। इसमें व्यक्ति सूचना को धीमी गति से प्रोसेस करता है, संसाधित करता है और अमूर्त अवधारणाओं जैसे कि समय पैसा को समझने में संघर्ष करता रहता है। जैसे कि हिसाब किताब के लिए कुछ गड्डियाँ पकड़ा दी, उसको भी आप समझ नहीं पा रहे हो। आनुवांशिक दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों कुछ जेनेटिक डिजीज़ हो सकते हैं। अब आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ना, जैसे कि कुछ लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है। कुछ लोग एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, वो उनको कई दिनों तक याद रहता है, लेकिन कुछ लोगों को अपने 4 डिजिट का OTP भी याद नहीं रखता है। मोबाइल में जब OTP आता है तो बार बार है वो देखते रहते हैं मोबाइल की स्क्रीन को। यानी कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, आपके ब्रेन में केमिकल लोचा है भाई। क्या लोचा है वो आप समझ सकते हो। तो आनुवंशिक डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है, या गर्भावस्था के दौरान, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ मतलब चोटें लग सकती हैं बच्चे को, संक्रमण हो सकता है, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन और पर्यावरण है उसके कारण भी बौद्धिक दिव्यांगता आ जाती है। बौद्धिक दिव्यांगता के स्तर समझो भाई, एक तो हल्का माइल्ड होता है, जैसे कि आईक्यू स्कोर इसमें आमतौर पर 50 और 70 के बीच में होता है। शैक्षणिक रूप से पीछे रह सकते हैं, यानी कि जो कि अकेडमिक यानी कि कॉलेज के स्कूल के जो सब्जेक्ट है वो आपको समझ नहीं आते दोस्तों, अगर आप माइल्ड आपका बौद्धिक दिव्यांगता का स्तर है। लेकिन उचित समर्थन के साथ बुनियादी शिक्षा और सामाजिक कौशल सीख सकते हैं, अगर कोई गाइडेंस करे तो आप दोस्तों इंटेलिजेंट बन सकते हैं, आप अपनी आईक्यू बढ़ा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, समुदाय में रह सकते हैं, हालांकि उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अब मध्यम यानी कि आईक्यू जिनका 35 और 50 के बीच में होता है, तो वो संचार और आत्म देखभाल में महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ उनको होती है, यानी कि खुद की केयर भी वो नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, न टाइम पे अपना खाना खाते हैं, न टाइम पे दोस्तों अपने जो कपड़े हैं उनको प्रेस करते हैं, ठीक है, अपना रूम है वो भी ऐसा ही रखते हैं, बात नहीं कर पाते अच्छे से। जिनका आईक्यू है वो मॉडरेट लेवल का होता है, 35 और 50 के बीच में। संरचित वातावरण यानी कि उनको स्ट्रक्चर्ड माहौल दिया जाए, निरंतर सहायता दी जाए तो वो काम कर सकते हैं। गंभीर सेवेरी दोस्तों ये तो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है भाई, 20 और 35 के बीच में ऐसे लोगों का आईक्यू रहता है। ये सीमित भाषा और बुनियादी मोटर कौशल यानी कि दोस्तों ये बहुत बेसिक काम भी नहीं कर पाते हैं, बहुत बेसिक काम भी ये नहीं कर पाते। जैसे कि इनको हिसाब किताब लगाने के लिए दे दिया जाए कि चलो घर की 270 यूनिट आई है, 1 यूनिट 6 रुपये की है, तो कितना बिल बना है, तो ऐसे सिंपल काम भी नहीं कर पाते लोग। और लास्ट में दोस्तों प्रोफाउंड गहन अथवा अति गंभीर आईक्यू स्कोर 20 से कम होता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के वो टाइप पढ़ रहे हैं। आईक्यू 20 से कम होता है और ऐसे लोग संवेदी और शारीरिक अक्षमताएं होती हैं, संचार के सीमित तरीके होते हैं, यानी कि बोल भी अच्छे से नहीं पाते अपनी बातों को, उन्हें व्यापक निरंतर और व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होती है। उनको तो लगातार ही मतलब उनके रूम में तो बैठा ही होना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, चिंता क्या है? सामाजिक चिंता विचार के, ये विचार नहीं विकार है भाई, विकार है ना। चिंता क्या होती है और सामाजिक चिंता विकार के कुछ उत्प्रेरक यानी कि ऐसे ट्रिगर बताने हैं आपको जिससे कि सोशल एंग्जाइटी हो जाती है और कारणों का उल्लेख करें। भाई ये जो राइट साइड में बैठा हुआ है, हो सकता है इसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, ये एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गया, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डाला था वो डूब गया सारा, कुछ भी हो सकता है इस इंसान के साथ में, तो उससे चिंता हो सकती है। तो चिंता एक सामान्य मानवीय भावना यानी कि एक इंसान ह्यूमन एक फीलिंग्स है दोस्तों, इमोशंस हैं, लेकिन जब यह अत्यधिक और लगातार हो जाती है चिंता, तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन जाती है। काफ़ी लोग हैं दोस्तों, कुछ तो नशे भी वगैरह भी करने लगते हैं, ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं, क्योंकि उनको चिंता लंबे समय तक रहती है और वो फिर क्या बन जाती है, एक डिसऑर्डर बन जाती है, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। यह भविष्य की किसी अनिश्चित या खतरनाक स्थिति के बारे में आशंका या घबराहट की भावना होती है। जैसे कि आपने पास्ट में कुछ गलत कर रखा है, आपको लग गया कि अब तो घर वालों को पता चलेगा, उसे भी पता लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है कि घबरा जाएं आप, जिससे शारीरिक पसीना, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, काँपना, वाइब्रेट करने लगते हैं, और मानसिक अशांति यानी कि दिमाग में उसी के विचार आते हैं, क्या होगा, पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आनुवांशिक और जैविक कारक दोस्तों, ये सामाजिक चिंता है, इससे स्टार्ट होती है। यदि परिवार में चिंता विकारों का इतिहास है, यानी कि दोस्तों अगर आपके मम्मी पापा हैं या आपके दादा दादी हैं या चाचा ताऊ, ये भी सब डिप्रेशन में रहे हैं, है ना, इन्होंने ज़िंदगी ऐसी ही काटी है अपनी, लड़ाई वगैरह करके, क्लेश वगैरह करके,
तो आपके परिवार में चिंता विकारों का कोई इतिहास है तो संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यानी कि आप भी सेंसिटिव हो जाते हैं। मस्तिष्क के डर को नियंत्रित करने वाले हिस्से, यानी कि दोस्तों आपका जो ब्रेन है उसका एक पार्ट होता है एमिगडाला। एमिगडाला ये क्या करता है, आपके डर को कंट्रोल करता है, ठीक है, आपको नॉर्मल सिचुएशन के अंदर लेके आता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा डरते हैं या जिसके घर के अंदर काफ़ी क्लेश रहता है, तो उनका एक दिमाग का हिस्सा होता है एमिगडाला, वो वीक हो जाता है, उनको भी बात बात पर डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, सोशल एंग्जाइटी हो जाती है। शुरुआती जीवन के अनुभव भी देख लो, इसके कारण भी सामाजिक चिंता है वो हो सकती है। सवाल में यही पूछा था कि आपको ट्रिगर और बताने हैं, उत्प्रेरक और कारण, यानी कि क्या क्या ट्रिगर हैं इसके, क्यों होती है आपको सोशल एंग्जाइटी। तो बचपन में जैसे कि किसी ने धमका दिया बहुत बुरी तरीके से, या किसी ने बहुत गंदा बिहेव कर लिया, है ना, या सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है बचपन के अंदर किसी करीबी व्यक्ति के द्वारा, या आघात झेलना, है ना, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। बहुत अधिक नियंत्रण करने वाले माता पिता भी बच्चों में चिंता पैदा कर देते हैं, यानी कि दोस्तों कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, उनको डराते धमकाते रहते बात बात पर, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। तो माँ बाप को अपने बच्चों को दोस्त की भांति, दोस्त की तरह रखना चाहिए। स्वभाव और व्यक्तित्व, टेम्परामेंट एंड पर्सनालिटी, बचपन से ही शर्मिला या डरपोक स्वभाव वाले व्यक्ति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कम आत्मसम्मान और पूर्णतावादी सोच चिंता को आगे बढ़ाती है, यानी कि दोस्तों आप ऐसा सोचते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने, मैंने तो कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, मैं तो ऐसी ही हूँ, ये होती है आपका कम सेल्फ स्टीम हो जाता है, कम आत्मसम्मान हो जाता है। और पूर्णतावादी सोच का मतलब है कि एक दिन मैं ऐसी बनूंगी कि पूरी दुनिया है मेरे लिए तालियां बजाएगी, ठीक है, मैं ऐसा दिखूंगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, मेरी ऐसी जॉब लगेगी। ये बहुत परफेक्शन वाली सोच हो गई ना। तो अगर आप उसको अपने जो फ्यूचर गोल्स है उसको मीट नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप तो सोशल एंग्जाइटी का शिकार हो जाओगे। पर्यावरणीय और सामाजिक कारक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सामाजिक चिंता के लिए। अकेलापन और सामाजिक समर्थन की कमी चिंता बढ़ाती है। सामाजिक समर्थन का मतलब है कि आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं आपको, वही ताने देते रहते हैं, ना कोई एक ऐसा दोस्त है जो कि आपको मेंटली सपोर्ट करे। जीवन में बड़े बदलाव जैसे कि नौकरी या सामाजिक संपर्क टूटना चिंता को ट्रिगर कर सकते हैं। यही तो उत्प्रेरक है कि हमारी जो सामाजिक चिंता है, सोशल एंग्जाइटी है, वो कैसे बढ़ती है। विचार पैटर्न, थॉट पैटर्न, यानी कि दोस्तों हम अपने विचारों को खाना देने लग जाते हैं। हमने सोचा पास्ट में कुछ भी अपने साथ हुआ, एक थॉट आया, फिर उसी से रिलेटेड दूसरा थॉट आ गया, तो ऐसे विचारों की श्रृंखला बन जाती है, सीरीज बन जाती है थॉट्स की। तो उससे अपन थकान महसूस करने लगते हैं और एंग्जाइटी होकर सो जाते हैं अपन। तो ये आपको जो अगर खुश रहना ना अपनी लाइफ में, तो इस विचारों की श्रृंखला को तोड़ना होगा। ये जो सीरीज चलती रहती है, एक विचार के बाद दूसरा विचार, ऐसा कर लेता वैसा हो जाता, उससे ये बोल देता वहाँ चला जाता, ये हो जाता, नहीं ऐसा नहीं भाई। प्रेजेंट टाइम पे रहना सीखो, माइंडफुलनेस होकर के अपना ज़िंदगी है वो भाई बीता हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 6, संवेगात्मक और व्यवहार संबंधित समस्याओं हेतु संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा पर प्रकाश डालिए। दोस्तों आपका जो बिहेवियर है और आपके जो इमोशंस हैं, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए दोस्तों एक थेरेपी होती है जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी इसको कहते हैं। तो सीबीटी एक संरचित यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में लक्ष्य उन्मुख थेरेपी होती है, यानी कि गोल ओरिएंटेड थेरेपी होती है। जो भावनाओं, सीबीटी क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है किसकी, लक्ष्य उन्मुख थेरेपी यानी कि गोल ओरिएंटेड थेरेपी होती है, जो भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक विचारों और विश्वासों की पहचान करने में और उन्हें बदलने पर केंद्रित है। यानी कि आपको जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको पहचानती है, उनको दूर करती है, ताकि अपनी लाइफ में आप नॉर्मल रह पाओ। सीबीटी इस सिद्धांत पे काम करता है कि हमारे जो विचार हैं, है ना, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो भावनाएं मतलब संवेग या इमोशंस और कार्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, यह 3 घटकों के बीच एक नकारात्मक चक्कर को तोड़ती है। 3 घटक कौन कौन से हैं, पहचान, चुनौती और पुनर्गठन। पहचान क्या है दोस्त, आइडेंटिफिकेशन, आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बीच संबंध को समझना सीखते हैं, खासकर उन स्थितियों में जहां समस्याएं पैदा होती हैं। तो दोस्तों पहचान में आप क्या करते हैं, आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बीच संबंध को समझना सीखते हैं, खास उन स्थितियों में जहां समस्या पैदा हो सकती है। क्या आपने सोचा कि जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे मतलब क्या होने लगता है, मैं अपने इमोशंस पे और अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये पहचान के अंदर लिख सकते हो। चुनौती, आप हानिकारक या अवास्तविक विचारों जैसे कि मैं असफल हूँ, भाई आपने कोशिश की
अब कुछ लोग बोलते हैं यूपीएससी निकाल दूंगा भाई 6 महीने के अंदर। कैसे निकलेगा 6 महीने के अंदर? उसके लिए तो साल चाहिए ना, 2 साल तो एटलीस्ट चाहिए। या लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे कोई भाव नहीं देता, सोसाइटी के अंदर मेरी क्या इमेज है। तो दोस्तों ये चुनौती में आप लिख सकते हैं। पुनर्गठन, ये सीबीटी है दोस्तों। सीबीटी आपके पहचान को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। और मतलब सीबीटी टेक्निक है वो दोस्तों आपको यह कहते कि आप ये मत सोचो कि मैं असफल हूँ। ज़िंदगी में आपने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि एग्ज़ाम के अंदर मैंने 2-4 एग्ज़ाम दी हुई है, मैं फेल हो गया उसके अंदर, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, काबिल नहीं हूँ सोसाइटी के अंदर। नहीं नहीं, मेरे को एक ही लाइफ मिली है और मैं इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करूँगा, ठीक है। और मैंने ठेका नहीं ले रखा है पूरी लाइफ में, मतलब दूसरे के सपनों को पूरा करने का। मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, किसी में मेरे को सक्सेस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, है ना। तो इसका मतलब मैं दुखी होकर नहीं बैठूंगा। सीबीटी यही सिखाता भाई आपको। आप इन विचारों को बदल देते हैं और संतुलित, यथार्थवादी और सकारात्मक विचारों से बदल देते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि मान लो आपने एग्ज़ाम दी तो आप फेल हो गए, फिर आपने क्या सोचा कि यार चलो मैंने ट्राई तो किया एटलीस्ट। ये भी सोचने का तो एक तरीका होता है और व्यवहार में परिवर्तन करवा देता भाई सीबीटी टेक्निक। आप नए कौशल सीखते हैं, जैसे विश्राम तकनीक, मेडिटेशन जो होता है, जिससे विपासना सेंटर पे गए हो कभी, वहाँ पे आपको मेडिटेशंस वगैरह सिखाते हैं। विश्राम तकनीक, अनुलोम विलोम करना, समस्या समाधान रणनीति और धीरे धीरे चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना सिखाते हैं। सीबीटी टेक्निक की मुख्य तकनीकी अवधारणाएं देखो, अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट। पहला तो है संज्ञानात्मक पुनर्गठन, यानी कि आपको सोचने का, समझने का तरीका है वो पूरा बदला जाता है। कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन, नकारात्मक विचारों के लिए सबूत खोजना, कहाँ से आप नेगेटिव थॉट्स हैं वो लेके आ जाते हैं और उन्हें चुनौती देना। जैसे खुद से पूछना कि क्या आप वास्तव में प्यार के लायक नहीं हैं, और अपने प्रेम करने वाले दोस्तों को आप याद करते हैं। तो दोस्तों बार बार आप ये सोचते हैं कि उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया, मैं तो लायक नहीं हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे पास जॉब नहीं है ना। तो ये सोचने की बजाय दोस्तों आप ये सोचो कि मैं प्यार के लायक हूँ, मैं प्यार डिजर्व करता हूँ। और कुछ तो लोग होंगे ना, बचपन के साथी हो सकते हैं, आपके करीबी हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं। उनके बारे में सोचो आप कि मैं लायक हूँ तभी तो और लोग प्यार कर रहे हैं मेरे को। सोचने के विकृत पैटर्न, अति सामान्यीकरण है और विपत्तिपूर्ण सोच, जैसे त्रुटियों को पहचानना और ठीक करना। जैसे कि आपने एक कोई भी घटना हुई, उससे एक कंक्लूजन निकाल दिया, और दोस्तों आपने तो ये देखा कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, उस काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आप खराब परिणाम मत सोचो, आप हैं और तरीके से ट्राई कर सकते हैं। सोचने के विकृत यानी कि जो गलत तरीका होता है, पैटर्न होता है, उसको ये सही करता है सीबीटी टेक्निक। इसके अलावा स्व निर्देशित प्रशिक्षण, यानी कि इंसान है खुद को ही गाइड करता है कुछ भी काम करते टाइम। तो तनावपूर्ण स्थितियों में, जैसे कि डिप्रेशन वाले टेंशन जो होते हैं, खुद को शांत करने और नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक आत्मकथन, जैसे कि मैं शांत रहूँगा, मैं शांति को डिज़र्व करता हूँ, मैं पीस को डिज़र्व करता हूँ, ये अगर बार बार बोलेंगे तो आपके जो इमोशंस है ना, देखो सारा तो केमिकल्स का ही खेल है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इंसान वही खुश है जिसका केमिकल, शरीर के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, डोपामिन होते हैं, जैसे कि साइटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है, गाबा है, ये हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं। ये कब आएंगे आपके अंदर? जब आप प्रेयर करेंगे, मैं शांत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं शांति को डिजर्व करता हूँ। आगे है गृहकार्य थेरेपी की बाहर अपने विचारों और भावना को रिकॉर्ड करना और नई सीखी हुई तकनीकों का अभ्यास करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि को परिभाषित करें, यानी कि इंटेलिजेंस डिफाइन करें इंटेलिजेंस को, और भारत में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो बुद्धि क्या होती है? एक मानसिक क्षमता होती है जो सीखने, समझने और समस्याओं को सुलझाने, तर्क करने, अमूर्त सोचने यानी कि इमेजिन करने। अमूर्त का मतलब जो चीज़ आपको दिखता नहीं है, कल्पनाएं, और नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने की योग्यता को दर्शाती है, जिसमें ज्ञान को जमा करना, उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग करना शामिल होता है। यह भावनाओं को और सहज ज्ञान से अलग, और इसे विभिन्न प्रकारों जैसे कि सामाजिक और यांत्रिक। अब जैसे कि इतिहास, हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों, हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन मैं आपको मान लो इलेक्ट्रिकल की कोई चीज़, मोटर वोटर बताने लगूँ अभी, है ना, इंडक्शन मोटर बताऊं, या गाड़ी का इंटीरियर कैसे बनाते हैं वो बताऊं, तो आपको समझ में नहीं आएगी। यानी कि आपकी जो यांत्रिक बुद्धि है, आपकी जो मैकेनिकल आईक्यू है वो कम है। समझ में आ गया? तो दोस्तों इंटेलिजेंस को आईक्यू में मापते हैं। आईक्यू अभी बताया था, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है जो कि मापने का एक तरीका है।
बौद्धिक और योग्यता परीक्षण। उच्च बुद्धिलब्धि आईक्यू स्कोर लगभग 130 से ऊपर होता है दोस्तों। ये मुख्य संकेतक यानी कि भारत में बच्चों को कैसे पहचानते हैं कौन है वो स्पेशल बच्चा भाई, है ना। जैसे कि हमने मान लो आईआईटी की तैयारी की, नीट की तैयारी की, या फिर बैंक की तैयारी की, सीजीएल की तैयारी की, तो जिसका 130 से ऊपर आईक्यू है ना वो बंदा बढ़िया करेगा यार, नो डाउट। इसके अलावा भारत सरकार व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो भी करती है। उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट भी किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा शैक्षणिक प्रदर्शन और अवलोकन, भारत सरकार ये भी देखती है कि आपने एकेडमिक में कैसा परफॉर्म किया है, यानी कि 10th की मार्कशीट उठा के कोई देखे, या 12th की देखे, या फिर कॉलेज की देखे, आपने परफॉर्म कर रखा है तो भारत सरकार क्या मानेगी कि भाई आप एबल हो। तो ये भारत में प्रतिभाशाली जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको पहचानने का तरीका है कि आप उनकी मार्कशीट देख लो, आप एकेडमिक परफॉर्मेंस देख लो आप, ठीक है, लिख दोगे ना। आगे है रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता, यानी कि कोई बच्चा कितना क्रिएटिव हो सकता है, मतलब डांस किसको आता है, सिंगिंग कौन कर सकता है, पेंटिंग कौन बना सकता है, मूर्तियाँ स्कल्पचर कौन बना सकता है, और कौन किसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। तो ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों व्यवहारिक और भावनात्मक संकेत, बिहेवियरल एंड इमोशनल साइंस, उच्च ऊर्जा स्तर, जिन बच्चों के अंदर एनर्जी का हाई लेवल रहता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उनके अंदर रहती है और प्रश्न पूछने की उनके अंदर टेंडेंसी होती है। अपन तो हंसते थे ना, कोई भी खड़ा हो जाता था क्लास के अंदर ही, लेकिन दोस्तों वो लोग कहाँ पर पहुँच गए और हम कहाँ रह गए भाई। वो लोग तो आगे चले गए ना। तो आप प्रश्न पूछते रहा करो, क्वेश्चन पूछोगे तभी आप रैशनैलिटी का सही यूज करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आत्मविश्वास, लेकिन कभी कभी अपनी ही उम्र के साथियों से अलग महसूस करना, ठीक है। तो आत्मविश्वास देख करके अत्यधिक जिज्ञासा, जिसके अंदर जानने की जो इच्छा है, उच्च हाई एनर्जी हो जिसके अंदर, या क्वेश्चन जो पूछता हो, वो बच्चा टॉप करेगा। तो इस तरह से भारत में जो टैलेंटेड बच्चे उनको पहचाना जा सकता है। भारत सरकार क्या पहल कर रही है, एक तो है JBNTS, जगदीश बोस नेशनल टैलेंट सर्च, एक अकेडमी है जो विज्ञान और गणित में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, एक इनिशिएटिव भाई, ये अकेडमी नहीं है, इनिशिएटिव है, ये एक पहल है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ NIAS, ये है अकेडमी भाई, है ना। ये 2010 में एक कार्यक्रम चलाया था इसने, विज्ञान और गणित में 3 से लेकर 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए पहचान के उपकरण विकसित करना। ऐसे ही ज्ञान प्रबोधिनी पुणे के अंदर जो अकेडमी वो अच्छा काम कर रही है। तो ये भारत सरकार द्वारा टैलेंटेड बच्चों को पहचानने के लिए कुछ जो प्रोग्राम कह लो या फिर इनको इंस्टीट्यूट कह लो, जगदीश बोस नेशनल टैलेंट सर्च इनिशिएटिव और एक NIS इंस्टीट्यूट और एक ज्ञान प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, कठोर स्थिति में रहने वाले बच्चे कौन से हैं। CIDC के अंतर्गत आने वाले बच्चों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक उपाय बताओ। CIDC का फुल फॉर्म क्या है, ये खुद गूगल पे सर्च करना, यानी कि कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, उनको क्या कहते हैं, CIDC कहते हैं। तो ये कौन से हैं दोस्तों, और भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको क्या, इनके लिए क्या अच्छा कर रही है, उनके लिए क्या प्रोग्राम, क्या स्कीम्स वगैरह चलाए गए हैं। पहले हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन, वे बच्चे जो बेगर हैं, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ पे या पुलों के नीचे रहते हैं। भाई दिल तोड़ दिया इस लाइन ने तो, ये कठोर स्थिति में ऐसे बच्चे रहते हैं। बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर, ऐसे बच्चे जो जीवित रहने के लिए खतरनाक उद्योगों जैसे कि ईंट भट्टों, कांच के कारखानों या कूड़ा बिनने का काम भी करते हैं। आपने देखा होगा उन बच्चों की स्थिति क्या रहती है, ठीक है। कुछ बड़ा बन जाओ ना तो इन सब के लिए ज़रूर करना यार एक बार, ताकि बहुत बड़ा एक शांति मिलेगा आपको, पुण्य भी मिलेगा। संघर्ष या आपदा से प्रभावित कुछ बच्चे होते हैं जो कि दोस्तों युद्ध, मतलब जिन देशों में युद्ध वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पर परेशान रहते हैं बच्चे। नागरिक अशांति, जहाँ पर सिविल वॉर, गृह युद्ध चलता है। प्राकृतिक आपदाएं, लैंडस्लाइडिंग हो गई, भूकंप, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे वो भी कठोर स्थिति में रहते हैं। आगे है दोस्तों अत्यधिक गरीबी, यानी कि जिनके पास में अच्छा भोजन नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का उनके पास में अभाव है। इसके अलावा अनाथ या छोड़े गए बच्चे भी होते हैं जिनके कोई माता पिता नहीं है और वो बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के रह रहे हैं, तो ये कठिन स्थिति वाले बच्चे हो जाएंगे। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले, जो मानव तस्करी के लिए बच्चों को भीख वीख मंगवाते रहते हैं, ठीक है। आगे भारत सरकार क्या कर रही है भाई, इनकी योजना देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक तो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन
स्कीम एकीकृत बाल संरक्षण योजना, यह योजना सभी बाल संरक्षण सेवाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत एकीकृत करती है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तभी तो एकीकृत नाम है, इंटीग्रेटेड। यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे और प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें जोखिमग्रस्त बच्चों, अनाथों, बेघर और शोषण के शिकार बच्चों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार मिशन वात्सल्य भी चला रही है। यह मिशन पारिवारिक देखभाल को बढ़ावा देता है, गोद लेने यानी कि अडॉप्शन और पालक देखभाल यानी कि फोस्टर केयर का समर्थन भी करता है। बाल संरक्षण अधिकारी को प्रशिक्षित भी करता है मिशन वात्सल्य। आगे है बाल हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन। भाई 1098 अगर किसी बच्चे को परेशान होता हुआ देख रहे हो तो दोस्तों इस पर आप फ़ोन करके उस बच्चे का हेल्प जरूर करना। आप नंबर नोट कर लो, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन। यह संकट में फंसे हुए बच्चों के लिए 24 घंटे और मतलब 7 दिन यानी कि ये फ्री टोल फ्री हेल्पलाइन है जो दुर्व्यवहार, तस्करी और बेघर होने वाले मामलों में तत्काल सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा पोषण अभियान भी है जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण में सुधार करने के लिए पोषण अभियान है वो चलाया गया है, ताकि दोस्तों जिनका अभी डिलीवरी हुआ है और 6 साल से कम उम्र के जो चिल्ड्रन हैं उनका हेल्थ सही रहे। एक है दोस्तों पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट आपने सुना होगा, है ना। भारत में पॉक्सो के एक्ट आते ही रहते हैं। इतने जाले में कुछ लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते। बच्चों के यौन शोषण यानी कि बच्चों का सेक्सुअल हरासमेंट है वो किया जाता है। दुर्व्यवहार रोकने और रिपोर्ट करने और मुकदमा चलाने के लिए विशिष्ट कानून बना हुआ पॉक्सो एक्ट। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, इसको जे एक्ट भी कहते हैं। यह अधिनियम कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों और देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक प्रणाली स्थापित करता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 तो एक सिस्टम है भाई जहाँ पर कानून है बच्चों के लिए बना हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी देख लो भारत सरकार का है। ये लिंग आधारित भेदभाव को संबोधित करता है। यानी कि देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पर जो बेटियाँ थी वो काफ़ी कम था। अब है भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मिशन चलाए हुए है, तो अब है लड़कियों की संख्या बढ़ रही है और दोस्तों लड़कियों को एम्पावर भी किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बढ़िया सा सवाल देखते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है भाई। भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं की विशेषताओं को वर्णन करें। यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्तर की सेवा है। चाइल्ड हेल्पलाइन अभी भी तो बताया था 1098 तो बच्चों को क्या सुरक्षित स्थान प्रदान करता है ये, ठीक है। और जहाँ वे या कोई भी वयस्क शिक्षक पड़ोसी 1098 डायल कर सकता है ताकि बच्चों को दुर्व्यवहार यानी कि उनके साथ में गंदा बिहेवियर हो रहा है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, सेक्सुअली हो सकता है, उनका शोषण हो रहा हो, इग्नोरेंस उनको झेलनी पड़ रही हो या कोई भी खतरा हो बच्चों के सामने, तो 1098 डायल करके आप पुलिस को बुला सकते हैं। भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं की विशेषता क्या है? यह सेवा दिन रात साल के 365 दिन अवेलेबल रहती है और किसी भी नेटवर्क से 1098 डायल करके मुफ्त में इस्तेमाल की जा सकती है। ये विशेषता है भाई। कॉल मिलने के बाद में मतलब तुरंत रिस्पॉन्स आता है। चाइल्ड लाइन टीम 60 मिनट के भीतर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि आपात स्थिति से निकाला जा सके। यह सिर्फ आपातकालीन बचाव ही नहीं है बल्कि बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कि साइकोलॉजिकल तरीके से भी काउंसलिंग की जाती है। बच्चा बताओ मुझे आपके साथ गलत किसने किया, है ना, आप क्या करने गए थे वहाँ पे, वो कौन से अंकल थे। तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहते हैं जो कि बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, चिकित्सकीय सहायता देते हैं, कानूनी मदद करते हैं, शिक्षा से जोड़ने का काम भी करते हैं। इसके अलावा चाइल्ड लाइन पुलिस है, बाल कल्याण समितियां हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करती है। बच्चों की सहमति और उनकी भागीदारी को हस्तक्षेप प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा आपातकालीन मदद के बाद बच्चों के स्थायी पुनर्वास और निरंतर देखभाल के लिए एक अनुवर्ती कार्रवाई यानी कि लगातार कंटिन्यू है दोस्तों, वो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है, लगातार कांटेक्ट में रहता है बच्चों के स्थायी पुनर्वास यानी कि उनको ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर बच्चों का कोई संकट ना हो, रिहेबिलेट किया जाता है बच्चों को। यह सेवा 1098 केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि रेलवे स्टेशनों, बसों, अड्डों और चाइल्ड हेल्प डेस्क के माध्यम से उपलब्ध है, जो कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक बनाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों की पहचान गोपनीय रहे और उन्हें कोई नुकसान ना हो। समझ में आया दोस्तों? तो कैसा लग रहा भाई वीडियो सॉल्यूशन? क्या आपको पल्ले पड़ रहा है दोस्त? थोड़ी भी हेल्प हो रही हो? मैं मानता हूँ एरर्स हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकता है मेरे से, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह लर्नर हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, मैं मिलकर ही पढ़ रहे हैं। तो बताना कैसा लगा भाई, मेहनत अगर पसंद आ रही है तो एक बढ़िया सा कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 10, बाल्यावस्था की समस्याओं के समाधान हेतु कला चिकित्सा का वर्णन करें भाई। आर्ट थेरेपी है वो कैसे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर कर सकती है। तो देखो आर्ट थेरेपी के अंदर क्या आता है, अगर बच्चा डांस करे, बच्चा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए या कोई बढ़िया सा
ट्रांस म्यूजिक वगैरह सुने, पेंटिंग बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, या मिट्टी के अंदर घर बना दे, घरौंदे जिसको कहते हैं। तो भाई इनसे है ना बच्चों की दबी हुई इच्छाएं बाहर आती है, वो स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। तो बाल्यावस्था की समस्याओं, बचपन की चाइल्डहुड की जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि तनाव, आघात, स्ट्रेस, किसी ने हार्ट कर दिया, चिंता है, सामाजिक कौशल की कमी है, इनके समाधान में आर्ट थेरेपी, कला चिकित्सा बच्चों की बहुत तगड़ी मदद करती है, जिसमें बच्चे चित्रकला यानी कि पेंटिंग, संगीत, डांस, नृत्य, संगीत यानी कि म्यूज़िक सीखते हैं, डांस सीखते हैं, मिट्टी के काम जैसे क्रिएटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, जिससे उन्हें शब्दों के बिना संवाद करने, यानी कि दोस्तों बिना शब्द बोले वो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि ये बच्चा देखो क्या बना रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे बच्चे सीखते हैं भाई, और ऐसे बच्चे फिर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते हैं। इससे बच्चों आर्ट थेरेपी से दोस्तों आत्म जागरूकता बढ़ती है, बच्चे की तनाव कम होता है और समस्याओं से निपटने के लिए नए तरीके खोजने में मदद मिलती है, जिससे उनका इमोशनल और मेंटल हेल्थ सुधरता है। किस तरीके से काम करती है आर्ट थेरेपी भाई, ये आया हुआ सवाल आ सकता है। अमौखिक अभिव्यक्ति होती है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। छोटे बच्चों के पास अक्सर शब्दों की कमी होती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वर्ड्स तो आते नहीं है। तो कला उन्हें चित्र, पेंटिंग या मूर्तिकला के माध्यम से, स्कल्पचर जिसको कहते हैं, मूर्तिकला के माध्यम से अपनी गहरी भावनाओं जैसे कि डर, गुस्सा, दुख को व्यक्त करने का सुरक्षित तरीका ये देती है। अब जैसे शब्दों को बोलेंगे तो शब्दों में हो सकता है, गाली भी हो सकती है। गाली एक बेकार तरीका अपने गुस्से को व्यक्त करने का, लेकिन आप पेंटिंग बना दो ऐसी, आप डांस कर लो, है ना, अपने गुस्से को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। भाई एनर्जी को कन्वर्ट ही तो करना है, ट्रांसफॉर्म ही तो करना है आपको एनर्जी का। तो बच्चों से आर्ट थेरेपी से माध्यम से भी बच्चों को अच्छा बनाया जा सकता है। सुरक्षित वातावरण, कला चिकित्सक यानी कि जो आर्ट एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो एक सहायक वातावरण, हेल्पफुल, सपोर्टिव एक एटमॉस्फेयर सराउंडिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, जहां बच्चा बिना किसी निर्णय के अपनी कलाकृति बनाते हैं, जिससे उन्हें खुद को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने का आत्मविश्वास मिलता है। बच्चा संबंध भी स्थापित करता है, बिल्डिंग कनेक्शन। बच्चे अपने कला के माध्यम से अपनी भावना को दिखाते हैं और चिकित्सक उन कलाकृतियों के बारे में बात करके बच्चों को अपनी बात कहने और समझने में मदद करते हैं। समस्या समाधान भी हो सकता है, कला बनाने से बच्चों को अपनी समस्याओं पर नियंत्रण पाने और रचनात्मक तरीकों से उनका समाधान खोजने में मदद मिलती है। तो जब वो आर्ट करेंगे, है ना, जैसे कि आर्ट में क्या क्या आता है, पेंटिंग कर लेना, डांस, म्यूजिक सीखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, इनसे क्या होता है बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है। बाल्यावस्था की समस्याओं के समाधान में इसका क्या उपयोग है, जैसे कि आघात, ट्रॉमा हुआ है, कोई दुख है, वो भी दूर कर सकता है बच्चा। जैसे कि बचपन के अंदर बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं हो सकता है, या हो सकता है मम्मी उसकी मर गई, या किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअली अब्यूज़ उसको कर दिया, तो फिर वो ये आर्ट थेरेपी के माध्यम से बच्चा रिकवर हो सकता है। तनाव और चिंता, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रचनात्मकता यानी कि जो क्रिएटिविटी है दोस्तों, वो कोर्टिसोल क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको दूर करती है, कम करती है और बच्चे को शांत रहने में मदद करती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों एवं किशोर में व्यवहारात्मक समस्याओं हेतु सामर्थ्य आधारित परामर्श को हस्तक्षेप के रूप में चर्चा करें। भाई क्या सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो किताब है वो वैसे इंग्लिश मीडियम के लिए ही बनी है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो मेरी जो कोशिश है वो आप भी जान रहे हैं, है ना। पेपर के अंदर ज़रूर हेल्प मिलेगी यार, और आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, यार नहीं आ रहा तो कमेंट करके भी आप कुछ पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। मुझे अगर जितना भी आता होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखो, बच्चों एवं किशोर यानी कि जो चिल्ड्रन हैं और जो एडोलिसेंट, उनमें व्यवहारात्मक समस्या, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सामर्थ्य आधारित परामर्श, यानी सामर्थ्य मतलब कोई उनका सपोर्ट कर दे, उनकी काउंसलिंग कर दे। तो बच्चों और किशोरों में व्यवहारिक समस्याओं के लिए सामर्थ्य आधारित परामर्श, स्ट्रेंथ बेस्ड काउंसलिंग, उनका स्ट्रेंथ बेस्ड काउंसलिंग होता है ऐसे बच्चों का जिनको अपने बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बच्चे की आंतरिक शक्तियों, यानी कि इस प्रकार के काउंसलिंग में बच्चे की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, आंतरिक स्ट्रेंथ है, उनको बढ़ाया जाता है, क्षमताएं और सकारात्मक गुणों को पहचाना जाता है, उन्हें विकसित किया जाता है ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। और लचीलापन, रेजिलियंस क्या होता है, कोई भी दुख आया बच्चे के सामने, है ना, कोई भी बड़ी घटना जो कि उसके दिल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो बच्चा उसको झेल पाए, उसको समझ पाए। इसके अलावा जिससे कि वो भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकते हैं और क्रिएटिव रह सकते हैं, सकारात्मक व्यवहार सीख सकते हैं। ये इस तरह से काम करता भाई। ये स्ट्रेंथ बेस्ड काउंसलिंग यानी कि सामर्थ्य आधारित परामर्श किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। सशक्तिकरण, बच्चे की सफलताओं, क्षमताओं, कैपेबिलिटीज़ और जिन स्थितियों में उसने अच्छा काम किया उनको बच्चों को बताना चाहिए कि भाई तूने ये होमवर्क अपना कर लिया, तुमने डांस अच्छा किया था बेटा,
है ना, मार्केट के अंदर गई थी, तब तुम बहुत अच्छे से प्यार से मेरे साथ चल रहे थे। उनको एम्पावर करना, उन्हें महसूस कराना कि वे कैपेबल हैं और अपने जीवन को बदलने की उनमें पावर है। खुली बातचीत करना और सुनना, एक सुरक्षित गैर निर्णयात्मक स्थान प्रदान करना जहां बच्चा खुल करके अपनी बात और भावनाओं को, विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो ओपन कन्वर्सेशन होने चाहिए दोस्तों, दोस्त की भांति। आपको, अगर आप पेरेंट है दोस्तों, तो अपने बच्चों को दोस्तों ऐसे प्यार से रखना, उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेना और प्रामाणिक रूप से सुनना। उन बच्चों को लगे कि वास्तव में मेरी बात का इंपॉर्टेंस है, मेरे को ध्यान से सुना जा रहा है। लेकिन जो माँ बाप इग्नोर करते हैं, चांटा वाटा मार देते हैं, अक्सर देखा जाता है, उन्हीं के बच्चे दोस्तों आगे चल करके उन्हीं की बात फिर नहीं सुनते, क्योंकि बचपन में तो उसको आपने प्यार नहीं किया, फिर आपको प्यार कैसे करेगा आपको बुढ़ापे में। कथात्मक चिकित्सा, नैरेटिव थेरेपी क्या होती है? बच्चों को उनकी समस्याओं को अपने जीवन की कहानियों के रूप में सुना करके मदद करना, जहाँ वे समस्याओं को अलग तरीके से पहचान सकते हैं, अपनी सुपर हीरो कहानी बना सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने बताया कि देखो बेटा, मैं जब कॉलेज में थी ना, तो मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, घर वाले पढ़ने नहीं देते थे और भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो आप उनके सुपर हीरो बन जाओ उनकी कहानी के। तो कहानी सुनाने और रूपकों के माध्यम से, जो सिंबल्स हैं उनके माध्यम से सकारात्मक आख्यान कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव नैरेटिव्स या पॉजिटिव नैरेटिव्स उसको सुना सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। माइंडफुलनेस क्या होता है? प्रेजेंट मोमेंट में आप जो भी कुछ कर रहे हो सिर्फ उसी पे ध्यान रखना। जैसे कि श्वास ले रहे हो सिर्फ बेड पे लेटे लेटे, तो श्वासों पे कंट्रोल रखना। पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ाई, क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट पे ही ध्यान रखना। ये माइंडफुलनेस होता है और हर किसी को नहीं आता है, क्योंकि आज तो हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। छोटे प्रासंगिक माइंडफुलनेस अभ्यास, जैसे कि गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग करना और वर्तमान पर ध्यान रखना, उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को पता लगाने और यह समझने के लिए प्रोसेस करना कि वे कैसी प्रतिक्रिया, कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर था? बच्चों एवं किशोरों में व्यवहारात्मक समस्याओं हेतु सामर्थ्य आधारित परामर्श, यानी कि स्ट्रेंथ बेस्ड काउंसलिंग आपको बताना था कैसे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों की समस्याओं हेतु क्रीड़ा चिकित्सा के रूप में हस्तक्षेप के रूप में चर्चा करें। यानी कि दोस्तों खेल खेल में बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे दूर कर सकता है। क्रीड़ा यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, वो हम समझ सकते हैं। हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन। तो बच्चों की समस्याओं के लिए जो प्ले थेरेपी है ना, खेल खेल में सीखना, एक प्रभावी हस्तक्षेप, एक इफेक्टिव इंटरवेंशन है जो बच्चों को खेल के माध्यम से अपनी दबी हुई भावनाएं, आघातों, कोई ट्रॉमा हुआ है उसके साथ बचपन में, और मुश्किलों को सुरक्षित वातावरण में व्यक्त करने, सामाजिक भावनात्मक कौशल सीखने और समस्या समाधान क्षमता विकसित करने में उसको मदद मिलती है। बच्चों की समस्याओं में हस्तक्षेप के तरीके देखो खेल चिकित्सा बच्चों को अनसुलझे आघातों से उभरने और मुकाबला करने की नई क्षमताएं विकसित करने में मदद करती है। जैसे कि ये बच्चा कितना खुश दिख रहा है, अपने जो पास्ट के ट्रॉमा हुए हैं, पास्ट में कोई भी इसको रिग्रेट हुआ है इस बच्चे को, तो भूल जाएगा भाई खेल खेल के अंदर, है ना। बच्चों को सहज तरीके से खुद को अभिव्यक्त करने और विभिन्न सामाजिक इंटरेक्शनल शैलियों का अनुभव करने में मदद मिलती है। यानी कि बच्चा खेल खेल में अपना जो सोशल लाइफ है उसको भी अच्छा बना सकता है और दोस्तों के साथ में अच्छी तरीके से बातचीत करके, उनके साथ इंटरेक्शन करके। इसके अलावा दोस्तों ध्यान अभाव, है ना, अटेंशन डेफिसिट इसको बोलते हैं, और HD का मतलब होता है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये दोनों ही बीमारियां हैं दोस्तों। ध्यान अभाव कौन सी बीमारी होती है? जिसके अंदर मतलब बच्चा ध्यान ही नहीं लगा पाता, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पाता। इसको साइकोलॉजी में दोस्तों एक बीमारी कहते हैं, उसका नाम है अटेंशन डेफिसिट। और एक होता है अति सक्रियता, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान लगा देना, बहुत ही एक्टिव होना, ये भी बीमारी है। तो ADHD के लक्षणों को कम करने में प्रभावी पाई जाती है, जिससे बच्चे अनुकूली व्यवहार सीखते हैं। यानी कि जो बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते हैं किसी भी काम में, अटेंशन का डेफिसिट है, या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, चंचल होते हैं, खेलते कूदते ज़्यादा रहते हैं, तो उनको किसी एक क्रिएटिव खेल में लगा दो जहाँ पर वो फोकस रह सकें एक काम पर। आक्रामक व्यवहार बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के बजाय खेल के माध्यम से अपनी आंतरिक दुनिया को दर्शाने, बच्चों की खुद की भी तो एक दुनिया होती है, उसको वो दिखा सकते हैं खेल के माध्यम से, प्ले थेरेपी के माध्यम से। वो सामाजिक कौशल विकसित करने का अवसर देती है, यानी कि समाज के अंदर किस तरह से रहना है, किस तरह से रिलेशंस बनाने हैं, लोगों को किस तरह से कम्युनिकेट करना, वो एक सामाजिक कौशल होता है, सोशल स्किल्स। इसके अलावा दोस्तों अस्पताल में भर्ती बच्चों की चिंता और डर को कम करती है, ये दर्द से राहत देती है, और स्वास्थ्य पेशेवरों यानी कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ संबंधों में सुधार करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विशिष्ट अधिगम असशक्तताओं। देखो कितना टफ वर्ड है, आप समझ लो, आप पेपर बाइलिंगुअल आएगा, मैं कह रहा हूँ बार बार। अगर हिंदी का वर्ड दोस्तों 1-2 क्वेश्चन में ज़रूर अटकोगे, जैसे कि मुझे असशक्तता समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने इंग्लिश का वर्ड पढ़ा तो मुझे सारा समझ में आ गया। विशिष्ट अधिगम असशक्तताओं,
यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD की व्याख्या करें, इसको एक्सप्लेन करना है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को, और इसके प्रारंभिक हस्तक्षेप एवं आकलन पर चर्चा करें, यानी कि जो इसका प्राइमरी इंटरवेंशन है उस पर डिस्कशन करना है और इसका असेसमेंट पे डिस्कस करना है। तो विशिष्ट अधिगम असशक्तता SLD क्या होता है, इसका डेफिनेशन बता दो। यह है मस्तिष्क के सूचना ग्रहण करने, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एक्वायर करते हैं अपन और उसको संसाधित करने के तरीके में अंतर, यानी कि उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते। बच्चा अगर मैथमेटिक्स सीख रहा है तो भाई वो यही समझ नहीं पाता कि इसमें क्या जोड़ूँ किसमें क्या घटाऊँ। जो बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है बल्कि सीखने का एक अलग तरीका है। ठीक है, देखो कोई बच्चे को अगर मैथमेटिक्स नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, लेकिन अपन तो क्या मानते हैं, तू तो गधा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अलग तरीके से भी तो सीख सकता है। जैसे कि काफ़ी लोग कहानियों के माध्यम से स्टोरी प्ले करके भी मैथमेटिक्स सिखा देते हैं। कितने गजब के लोग होते हैं ना वो। इसमें पढ़ने लिखने या गणित में लगातार कठिनाई होती है, जैसे कि अक्षरों को पहचाने कुछ बच्चे मात्राएं पहचान नहीं पाते हैं। गणितीय अवधारणा को सीखने में बिल्कुल भी उनको मतलब वो सीख नहीं पाते हैं। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स भी उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, उसको एक डिजीज़ होती है डिसलेक्सिया नाम की, और जिसको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं उस दिक्कत को डिस्ग्राफिया। एक दिक्कत प्रॉब्लम होती है जिसको ऐसा बच्चा जिसको लिखने में दिक्कत आ रही है। और गणित जो बच्चा सही से सीख नहीं पा रहा है उसको डिस्कैलकुलिया, ये एक प्रॉब्लम होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप और आकलन कविताओं के माध्यम से, यानी कि एक बच्चा विकास जो अक्षर शब्द पहचानने में कठिनाई महसूस करता तो उसको मात्राओं से भी डर लगता है। अक्षर और शब्द असमान के तारे लगते थे। देखो सबसे पहले तो ये जो भी लिखा हुआ है ना, मतलब आप किसी भी पोएम के माध्यम से उसको आप मात्राओं के बारे में सिखा सकते हो। जैसे कि उसको विकास शब्द है कैसे लिखते हैं, इसको विकास अक्षर को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। आकलन शिक्षक विशेष परीक्षण करते हैं और सवालों के जवाब पूछते हैं। आकृतियाँ पहचाने को कहते हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल है बेटा, 3 साइड है इसमें, ये सर्कल है, ये गोल है। ठीक है, इस तरह से। और ये कमजोरियां हैं बच्चों की पहचानते हैं। हस्तक्षेप देखो भाई, प्रशिक्षक यानी कि जो ट्रेनर होता है उसे नया करने को देती है, यानी कि जैसे कि हाथ पकड़कर लिखवाना, उंगली हेर फेर करके पढ़ाना। इससे विकास का हौसला बढ़ता है बच्चों का। और परिणाम क्या निकलता है, विकास ने अपनी कमजोरी को पीछे छोड़ा। जो विकास नाम का बच्चा था, ठीक है, वो अपनी जो वीकनेस थी उसने पीछे छोड़ दिया। अक्षरों मात्राओं को सही उपयोग करना सीखा और विकास करने वाले विकास के रूप में एक नई पहचान बनाई। देखो अभी मान लो एक बच्चे का नाम विकास है, ठीक है, तो उसको कहा कि भाई आपको डेवलपमेंट करना, आपको विकास करना है, ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया बच्चा कि मेरा भी नाम विकास है, मुझे लिखने के लिए भी विकास शब्द दिया जा रहा है। लेकिन उसको प्रैक्टिस करवा के बार बार कि बेटा विकास करने वाले विकास हो तुम, ठीक है, इस तरह से लिखो, तो बच्चा है लास्ट में लिख ही देता है ना। तो ये सब क्या है दोस्तों, विशिष्ट अधिगम असशक्तताओं, यानी कि जो बच्चा मैथमेटिक्स सीख नहीं पाता, लिखने पढ़ने में पीछे है, उनके लिए भाई ये सवाल SLD याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा करें। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी की भूमिका क्या होती है। देखो काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जो कि दोस्तों एक चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं तो कई जन्मों तक भूलते नहीं उसको। लेकिन कई ऐसे होते हैं भाई मेरे जैसे जिसको 10 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जीन और ये जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी तो मैटर करते हैं। आपका जो फैमिली हिस्ट्री है, आपके जो एंसेस्टर, आपके जो पूर्वज हैं। क्लास के अंदर जैसे कि 50 बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो दोस्तों सबका एवोल्यूशन की जो यात्रा है, सबकी जो विकास क्रम की यात्रा वो अलग अलग है। आप किसी को केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आती, उसको ये नहीं बोल सकते जो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। वो अलग विकास की यात्रा में हो सकता है कि वो किसी ऐसे फील्ड में अच्छा कर ले जो कि आप सोच ही ना पाए। तो आनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में गुणसूत्रों के माध्यम से गुणों का हस्तांतरण जो शारीरिक या मानसिक विशेषताओं के लिए आनुवांशिक आधार प्रदान करती है। क्षमता का निर्धारण देखो यह तय करती है कि यानी कि आपकी जो हेरिडिटी है, आपकी जो जीन्स हैं दोस्तों, वो डिसाइड करते हैं कि आप कितना डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बुद्धिमत्ता की संभावित सीमा क्या होगी, लेकिन यह निर्धारित नहीं करती कि वह उस क्षमता तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब जैसे कि बचपन के अंदर तो दोस्तों एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो एक बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा, बड़ा होकर बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। हो सकता है गलत संगत में फंसकर कुछ गलत लोगों के चक्कर में आकर वो अपना लाइफ बर्बाद कर सकता है। शारीरिक लक्षण जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, बालों का रंग, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और वृद्धि की दर, है ना, बॉडी की ग्रोथ जैसे कई शारीरिक लक्षण आनुवंशिकी द्वारा बड़े पैमाने पर निर्धारित होते हैं। प्राण की क्या भूमिका होती है किसमें,
मानव विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की क्या भूमिका होती है, ये पढ़ रहे हैं। देखो पर्यावरण की क्या भूमिका होती है मानव विकास में, तो इसमें परिवार, स्कूल, दोस्त, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जिस समाज से आते हैं आप और आपके घर की बैकग्राउंड क्या है, पापा नौकरी पे है कि नहीं है, वो आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है। और पोषण जैसे कारक शामिल होते हैं, खाना अच्छा मिलता है, जो व्यक्ति के विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि आप दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं, आपको डाइट अच्छा नहीं है ना, तो ये जीन प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे सकती है। आपको जो जीन है ना पहले से ही खराब है तो और ज़्यादा वो खराब हो जाएंगे, जिससे कि मतलब सीखने की जो कार्य प्रणाली वो प्रभावित हो सकती है, मानव विकास की प्रणाली प्रभावित हो सकती है। आगे चलते हैं। शिक्षा और सामाजिक अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व के पैटर्न को नियंत्रित और संशोधित करते रहते हैं। एजुकेशन और जो समाज से अपन जो एक्सपीरियंस लेते हैं ना, वो एक इंसान की पर्सनैलिटी के पैटर्न को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि सकारात्मक व्यक्तिगत और समायोजन सुनिश्चित हो पाता है। समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट करना। अगर आप एजुकेशन लेते हो, ठीक है, तो एजुकेशन के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं कि आप जीवन में कोई सी भी स्थिति हो वहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे कि उदाहरण देखो, कुपोषण। कुपोषण क्या है? आपको डाइट अच्छा नहीं मिल रहा बाहर से, ये एनवायरनमेंट के कारण से दोस्तों ये दिक्कतें आ गई हैं, है ना। मानव विकास नहीं हो पाएगा, किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि जो कुपोषण है, खाना अच्छे से नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो एक व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। फिर अच्छा डाइट है वो इंसान के IQ में सुधार कर सकती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, लास्ट सवाल है, ठीक है। 1 घंटे से ऊपर हो गया वीडियो, वैसे मुझे तो देखो लगातार बोलना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप रुक रुक के भी देख लेना अभी क्योंकि टाइम भी है। लेकिन आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, पास क्या बहुत अच्छे तगड़े नंबर आएंगे। 15 सवाल है, और दोस्तों ये प्रेयर करना भगवान से इन्हीं में से आ जाए, और ये मिलते जुलते सवाल आपको मिलेंगे वहाँ पर, कोई अलग सवाल नहीं मिलेगा आपको, है ना। जितना भी ज़रूरी सवाल था मैंने सारे लिख दिया, आप देख रहे हो, मतलब क्या ही छोड़ा होगा मैंने, है ना। पहला सवाल देखते हैं, आंतरिक और बाहरी व्यवहारात्मक समस्या, इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स। आंतरिक व्यवहार समस्याएं क्या होती है दोस्तों? जैसे कि चिंता, अवसाद, है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सामाजिक अलगाव, सोशल विड्रॉल, यानी कि समाज में जाना ही पसंद नहीं करते हैं आप, लोगों से कटे कटे फील करते हैं, किसी को देखना तक पसंद नहीं करते, अपने घर के अंदर कमरे के अंदर बैठे हुए हैं आप, सोशल विड्रॉल इसको कहते हैं। आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, शर्म आती है आपको, अत्यधिक संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको, उस बात को दिल पे ले लिया, काफ़ी देर तक सोचते रहे, सोचते रोने लग गए। शारीरिक शिकायतें, सोमैटिक कंप्लेंट्स, ये क्या है? आंतरिक व्यवहार समस्या है। इनका नेचर क्या होता है? ये समस्याएं व्यक्ति के भीतर ही पनपती हैं और उनकी भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। इन्हें अक्सर अति नियंत्रित माना जाता है, यानी कि दोस्तों इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना ये मुश्किल होता है, मुश्किल से कंट्रोल होती है। इसका प्रभाव क्या होता है? आंतरिक व्यवहार समस्याओं का, इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स का, शैक्षणिक प्रदर्शन, यानी कि जो आपका एकेडमिक में परफॉर्मेंस है वो कम होगा, सामाजिक मेलजोल पे नकारात्मक प्रभाव होता है, जैसे कि आप दोस्तों से रियल लाइफ में तो मिलते नहीं, व्हाट्सएप पे चिट चैट करते रहते हैं, रियल लाइफ में कोई लेना देना ही नहीं है, कोई जानता नहीं है आपको, भले इंस्टा पर फेसबुक पे आपके 5000 फॉलोअर्स हैं। तो जब एक व्यक्ति की लाइफ में आंतरिक व्यवहार समस्याएं होती हैं तो वो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझता है। आगे चलते हैं भाई, एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स, बाहरी व्यवहार संबंधी समस्या। इसके अंदर देखो भाई, एग्रेशन आपका, आक्रामकता, आवेगशीलता, इम्पल्सिविटी, यानी कि आपके जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अवज्ञा, किसी का कहना नहीं माना, मम्मी ने बोला कि सब्जी लाना, दूध लाना, नहीं माना भाई, नॉन कॉम्प्लायंस, अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा चंचल हो जाना, एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना। असामाजिक व्यवहार, एंटी सोशल बिहेवियर, देखो शांति के साथ नहीं रहना, दूसरों को परेशान करना, डीजे बजाना, ठीक है, स्मोकिंग करना, तो ये सब एंटी सोशल बिहेवियर माना जाता है। प्रकृति देखो, ये व्यवहार बाहरी वातावरण के प्रति निर्देशित होते हैं, यानी कि बाहर के वातावरण से ही डिसाइड होते हैं और दूसरों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। झगड़ा करना और नियमों का उल्लंघन करना इसमें शामिल है। जैसे कि मैंने बताया, रात के 2 बजे आप डीजे बजा रहे हो, बगल वाला जो अंकल है वो चिल्ला रहा आप पे सुबह, ठीक है, क्यों परेशान करते हो हमें, खुद तो हो ही डिस्टर्ब, हमें भी डिस्टर्ब करते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, बाहरी व्यवहार संबंधी समस्याओं के प्रभाव क्या हो सकते हैं? ये स्पष्ट और ध्यान खींचने वाले होते हैं, लेकिन लंबे समय में ये अपराध या अन्य गंभीर सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, बच्चों में अवधान या न्यूनता अतिक्रिय विकार। दोस्तों हिंदी तो बड़ा टफ लग रहा भाई, मेरे ख्याल से कोई हिंदी को समझ नहीं पाएगा, इंग्लिश में समझते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मैंने आपको बताया था अभी, ADHD, ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज में एक बीमारी होती है ADHD।
अब बच्चों में ध्यान अभाव या अति सक्रियता विचारी ADHD एक सामान्य तंत्रिका विकास यानी कि न्यूरो डेवलपमेंट से संबंधित एक स्थिति है जिसमें ध्यान की कमी यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाता एक बच्चा, या अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता। जिस तरह से बच्ची है ये, देखो आप, ये कन्फ्यूज बच्ची है, ठीक है, इसको ADHD होगा। जैसे कि अत्यधिक हलचल, बात काटना, जल्दबाजी में काम करना, लगातार पैटर्न दिखाई देते हैं, ये ADHD बीमारी होती है। यह दैनिक कामकाज और विकास को प्रभावित करता है और अक्सर 12 वर्ष की आयु से पहले शुरू हो जाता है। भाई ये सवाल शायद 10 नंबर का भी आया था, बड़ा सवाल आया था ये, बच्चों में अवधान और न्यूनतम अतिक्रिय विकार 10 नंबर का आया था, तो कंटेंट उस हिसाब से लिख दिया फिर मैंने। देखो 12 साल की आयु से पहले ही ये बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारे बच्चों में यह मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है, न कि खराब पालन पोषण के कारण, यानी कि ब्रेन का एक डिसऑर्डर है भाई ये। और इसका प्रबंधन उपचारों के माध्यम से किया जा सकता है, या माता पिता भी ट्रेनिंग देके बच्चों को कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, कभी कभी दवाओं के माध्यम से भी कर सकता है। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो दवाई देगा। देखो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में अंतर समझते हो ना, साइकोलॉजिस्ट आपको सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से समझाएगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और साइकेट्रिस्ट क्या थेरेपी होती है उसके पास में, दवाई मेडिसिन लिख के देता है आपको। तो ये प्रारंभिक हस्तक्षेप होते हैं ADHD से गुजरने वाले जो बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या है, प्रारंभिक हस्तक्षेप, प्राइमरी लेवल पे इंटरवेंशन हम करके उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ADHD में मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में अंतर शामिल होता है, जो ध्यान, व्यवहार नियमन यानी कि बिहेवियर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, और आवेग नियंत्रण यानी कि इमोशंस को कंट्रोल करना। इसके लक्षण दोस्तों बचपन में जैसे कि 12 साल की उम्र से पहले ही दिखाई देने लगते हैं, कभी कभी तो 3 साल की आयु में देखने के लिए मिलते हैं। लड़कों में अति सक्रियता अधिक देखने के लिए मिलती है, यानी कि लड़के हैं वो एक ही टाइम पर अनेक एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि अभी भी चला रहे हैं, ठीक है, मोबाइल TV भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ये अति सक्रियता है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इसको कहते हैं। लड़कियों में ध्यान की कमी अधिक हो सकती है, जिससे इसका पता लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। या तंत्रिका संबंधी विकार यानी कि एक न्यूरो से रिलेटेड ADHD एक बीमारी है, ना कि आपका खराब जो मान लो परिवार का माहौल है, तो परिवार के माहौल से ADHD नहीं होता, ये तो न्यूरो रिलेटेड एक डिजीज़ होता है जो कि हो सकता है किसी को भी, ये आपके पालन पोषण पर निर्भर नहीं करता। एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण, दोस्तों ये 10 नंबर का सवाल आ चुका है, पढ़ते भाई। एरिक्सन के मनोसामाजिक यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट के इसने 8 चरण बताए थे इस विद्वान ने, एरिक्सन ने। पहला बताया था शेषवावस्था, जो कि जन्म से लेकर 1 साल तक होती है, विश्वास बनाम अविश्वास, माँ बाप के पास में तो चले जाना। छोटा 1 साल का जो बच्चा होता है कितना इंटेलिजेंट हो जाता है, अपनी मम्मी के पास में, अपनी मम्मी के गोदी से जल्दी से जाके चिपक जाएगा। जो अनजान अननोन पर्सन है उसको देखते रोने लग जाएगा वो, ठीक है। तो ये होता है किस पे ट्रस्ट रखना है, किस पे उम्मीद रखनी है। फिर होता है 1 से 3 साल, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शामिल होती है। इसमें स्वायत्ता, ऑटोनॉमी बनाम संदेह लज्जा, यानी कि थोड़ा सा शर्म संकोच करने लगता है वो, है ना, कंट्रोल करने लगता है थोड़ा अपने पे, और स्वतंत्रता की भावना, जैसे कि शौचालय प्रशिक्षण, यानी कि वो वॉशरूम कब जाएगा कब नहीं जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है 1 से 3 साल तक। पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 साल के बीच में पहल बनाम अपराध बोध, पर्पज, है ना, खेल और गतिविधियों के माध्यम से पहल करना, यानी कि दोस्तों उसको पता लग जाता है कि मैं ये जो काम करूँगा ना, जैसे कि मैंने है वो दूध गिरा दिया तो मम्मी हो सकती है कि चांटा रख दे, ये 3 से 6 साल के बीच में समझ में आ जाता है। अपराध बोध की भावना इसमें आ जाती है बच्चे में। मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, 6 से 12 साल के बीच में उद्योग बनाम हीनता, कंपिटेंस, यानी कि दोस्तों से कंपिटेंस करने लगता है। इसके पास में एक नई साइकिल आ गई, मैं लाऊंगा इससे बढ़िया वाली, ठीक है, ये कंपिटेंस होगा। सामाजिक और शैक्षिक कौशल सीखना, यानी कि जो स्कूल है वो उसमें भी अच्छा करता है, वो सोसाइटी के अंदर भी अच्छा करता है, और आत्मविश्वास विकसित करता है। किशोर अवस्था 12 से 18 साल के बीच में पहचान बनाम भ्रम, फिडिलिटी इसको कहते हैं, यानी कि दोस्तों 12 से लेकर 18 साल के बीच में जो भी बच्चा होगा वो अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करने की कोशिश करेगा, अपने दोस्तों के अंदर दिखाएगा रियल बॉस, रियल जो स्वेग है वो सिर्फ मेरे पास में एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक है, मेरे पास में वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो अपना आइडेंटिटी बनाएगा वो, ठीक है। किशोर अवस्था में फिर प्रारंभिक वयस्कावस्था, इसमें वो मतलब लव अफेयर वगैरह, ठीक है, किसी से रिलेशनशिप वगैरह रखना, ये सब इसमें लिख सकते हो आप, 18 से लेकर 25 साल तक। और मध्य वयस्क अवस्था यानी कि 25 से 65 साल के बीच में दोस्तों मतलब वो प्रोडक्शन का काम करता है, यानी कि नौकरी काम धंधा करता है, परिवार में योगदान निभाता है, और अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन है उसको वो मार्गदर्शन करता है। आगे है दोस्तों 65 साल के बाद में दोस्तों अखंडता बनाम निराशा, यानी कि विजडम, अपने पास्ट लाइफ में वो देखता है और एक संतोष की भावना होती है, उसको रिग्रेट भी हो जाता है काफ़ी बार कि यार मैंने ये गलत काम किया था। आगे चलते बच्चों और किशोर में काय प्रतिमा, यानी कि बॉडी इमेज, नहीं समझ में आ रहा ना हिंदी, तभी मैं बोल रहा हूँ बार बार, इंग्लिश देख लेना। बच्चों एवं किशोर में काय प्रतिमा की समस्या एवं भोजन विकार, तो बच्चों एवं किशोरों में काय प्रतिमा यानी कि बॉडी इमेज की समस्या और भोजन विकार
अनुसार ईटिंग डिसऑर्डर आज के समय में एक गंभीर मनोवैज्ञानिक चुनौती बन गए हैं। 2026 में एक रिसर्च आया है। तो सोशल मीडिया का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है दोस्तों अपने शरीर, जैसे कि मैं तो पतला दिखता हूँ, मेरे दांत ऐसे हैं, मैं मोटा हूँ, मोटी हूँ, है ना, मेरी हाइट ऐसी है, मेरे बाल ऐसे हैं। ये सब क्या है, अपनी बॉडी इमेज को लेकर के अपन डिप्रेशन में आते हैं काफ़ी बार। और ये क्यों होता है, इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया पेज फॉलो कर रखे हैं लोग, तो जिम जाके डोले शोले बना रखे हैं, हम घर में पड़े रहते हैं। तो ये बॉडी शेमिंग कह सकते हो इसको। काय प्रतिमा की समस्या क्या है भाई? काय प्रतिमा का अर्थ होता है कोई व्यक्ति अपने शरीर के आकार, रूप और बनावट के बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उसकी बॉडी इमेज कहलाता है। नकारात्मक शरीर छवि, नेगेटिव बॉडी इमेज, जब कोई किशोर अपनी शरीर की तुलना दूसरों से करते हैं, जैसे खुद को मोटा या बहुत दुबला या बदसूरत महसूस करना। कारण क्या होता है, सोशल मीडिया पे फिल्टर्ड फोटो देखना। भाई लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, 10-10 फिल्टर बना के वो चिपका रहे हैं इंस्टा पे, ठीक है, और वहाँ पे कमेंट्स लाइक आए पड़े हैं, तो उनकी फ़ोटो देख के अपन थोड़ा से डीमोटिवेट हो जाते हैं। साथ ही थोड़ा चिढ़ाया जाना, बॉडी शेमिंग, विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले अवास्तविक सौंदर्य। भाई जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी फेस वॉश, क्रीम, पाउडर वगैरह लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, कैसे कैसे वो दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट। फिर हम सोचते हैं कि यार एक तो मेरा शरीर है, मेरा चेहरा है, एक इनका देखो, रात दिन का अंतर। भाई प्रभाव क्या हो सकता है इसके कारण? किशोरों में जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें कम आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की कमी होते हैं, सामाजिक अलगाव यानी कि समाज से कटे कटे महसूस करने लगते हैं। अगर मान लो किसी की हाइट छोटी है तो वो घर के अंदर ही पड़ा रहेगा, है ना, वो सोचेगा कि यार मेरे को, मेरे दोस्त जो पीयर ग्रुप है, मेरा फ्रेंड सर्कल, वो चिढ़ाएगा। डिप्रेशन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। भोजन विकार क्या होता है दोस्तों? जब शरीर की छवि को लेकर चिंता बढ़ जाती है तो खाने की आदतों को प्रभावित करने लगती है। तो भोजन विकार क्या है दोस्तों? जैसे कि मान लो मैं महसूस करता हूँ मैं तो बहुत पतला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करूँगा। रोटी आई उसको भी खा लिया, सैंडविच आई उसको भी खा लिया, पिज्जा आई उसको भी खा लिया, ठीक है, घर के अंदर जो भी कुछ रखा हुआ वो मैंने खा लिया। तो दोस्तों एक ऐसी बीमारी होती है साइकोलॉजी की भाषा में एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें किशोर वजन बढ़ने के डर से बहुत कम खाना खाते हैं। यानी कि मान लो किसी का 70 किलो वजन हो गया और वो चाहता कि मेरा वजन ना बढ़े, तो इसके लिए वो खाना ही नहीं खाता काफ़ी बार। तो वे खुद को आईने में मोटा देखते हैं, चाहे वे कितने भी दुबले पतले क्यों ना हो। यह स्थिति कुपोषण और अंगों की विफलता का कारण बन सकती है आने वाले टाइम पे दोस्तों। अरे स्पेशली जो गर्ल्स होती है ना, मैंने देखा है यार, ठीक है, खाना ही कम खाते क्योंकि वो डाइटिंग पे आ जाते हैं अपने आप को मतलब सुंदर दिखाने के लिए। और आजकल तो लड़के भी हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो आपकी कमजोरी, वीकनेस वो दिखेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और डिजीज़ होती है दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा। इसमें व्यक्ति एक बार में बहुत अधिक खाना, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है और फिर वजन ना बढ़े इसके लिए जबरन उल्टी वो करता रहता है। ये बुलिमिया नर्वोसा एक बीमारी होती है, ठीक है, भोजन विकार, ईटिंग डिसऑर्डर है। आगे है विद्यालय मनोविज्ञान वैज्ञानिक की भूमिका। ये भाई 20 नंबर का सवाल आ चुका है, मैंने 5 नंबर में लिखा है इसको, विद्यालय मनोविज्ञान वैज्ञानिक की भूमिका। स्कूल साइकोलॉजिस्ट, विद्यालय मनोवैज्ञानिक की क्या भूमिका है? ये छात्रों के शैक्षणिक, जो उनका एजुकेशनल कैरियर होता है, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक विकास में मदद करने के लिए एक शिक्षा प्रणाली के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कॉलेज के अंदर दोस्तों आपने फाइनल ईयर होने वाली है आपकी, आप पीजी में कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, क्या स्कोप हो सकते हैं, तो कोई काउंसिल हमारी कर दे, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, तो हम बेटर तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। विद्यालय मनोविज्ञानी की मुख्य भूमिका क्या होती है? सीखने की चुनौतियां, व्यवहार संबंधी समस्याओं या मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे जो छात्र हैं उनका आकलन, उनका असेसमेंट कर सकता है, उनको क्लिनिकली ठीक वो कर सकता है। छात्रों को व्यक्तिगत या समूह परामर्श प्रदान करते हैं, उन्हें सामाजिक कौशल, भावनात्मक विनियमन और तनाव प्रबंधन सिखाते हैं। छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत हस्तक्षेप योजनाएं विकसित और कार्यान्वित करते हैं। शिक्षकों, प्रशासकों और माता पिता के साथ मिलकर के काम करते हैं ताकि छात्रों की प्रगति का समर्थन किया जा सके। जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं दोस्तों, ये पेरेंट के साथ में मिलकर के और टीचर्स के साथ मिलकर के ये बच्चों की भलाई का काम करते हैं। स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों और प्रथाओं को विकसित करने और लागू करने में वकालत करते हैं और कलंक को कम करने का प्रयास करते हैं। कलंक मतलब एक बच्चा सोचता है कि पास्ट के अंदर मेरे साथ बहुत गलत हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो उसको कम करने की कोशिश करता है कौन? विद्यालय विद्यालय क्या था ये, विद्यालय मनोवैज्ञानिक, स्कूल साइकोलॉजिस्ट। इसके अलावा स्कूल व्यापी संकटों के दौरान सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि किसी ने बुली कर दिया, ठीक है, किसी ने मारपीट कर ली, तो वहाँ पर भी हेल्प करते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट, विद्यालय मनोवैज्ञानिक, और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं योजनाओं में भाग लेते हैं। सुरक्षित, समावेशी और सहायक स्कूल वातावरण बनाने के लिए, यानी कि स्कूल का माहौल अच्छा हो, सारे बच्चे मिलकर के रहें, ये भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है।
छात्रों को महत्वपूर्ण सोच, निर्णय लेने और सामाजिक कौशल जैसे आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने में मदद करता है। तो दोस्तों कैसा रहा भाई, कैसा रहा ये सफ़र? अपना सफ़र यहीं पे ख़त्म होता दोस्त, क्योंकि ये वीडियो लगभग 1.25 घंटे के आसपास तो हो ही गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक टिक करके देखा। कौन कौन किसने लास्ट तक देखा है ज़रूर से कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना यहाँ पे अच्छा लगा, ऑर्बिट स्टडी के नाम से ही है ना। तो टेंशन फ्री होकर 2-3 बार वीडियो देख लेना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दोस्तों ऐसे मिलते जुलते सवाल होंगे और प्रेयर करना भगवान से कि इन्हीं में से आ जाए। ठीक है, टोटल 15 सवाल थे और 15 सवाल में मैंने देखा कि भाई पहले तो ये ई वाला कितने सवाल करे थे, 15 सवाल में टोटल 5 सवाल थे, तो 14 और 15 ऐसे तो 19 सवाल करवा दिए मैंने। ठीक है, और मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ फिर, है ना। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट करो, मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर दिया। थैंक यू सो मच, खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।